पेज नंबर 172 पे क्वेश्चन नंबर 1 था। जानने सुन सवाल आ रहे सर घर जाकर पढ़ते हैं कि नहीं? ये सर क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई थी? कंप्लीट किया है सर? कहाँ का मसला है? नहीं पॉइंट सारे समझ आ गए थे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ये 12 वाला पढ़े। एंट्री बताएं इसके। नहीं डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट क्यों नहीं? डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री हो गई है, पढ़े तो सही से। डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिक्लेयर्ड की एंट्री होगी इस साल या पेड की? डिक्लेयर तो बड़ा लास्ट ईयर हुआ ना, तो इसकी एंट्री होगी डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। 11 जो है इसकी एंट्री क्या होगी? डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट कब होती है एंट्री? ऊपर जाए जरा, नंबर है 8 ढूंढना। डिक्लेयर्ड एंड पेड कैश डिविडेंड ऑफ 40,000, इसका क्या मतलब हुआ? डिक्लेयर भी हुआ है, पे भी हुआ है। मैंने इसकी एक नेट एंट्री लिख दी थी, लेकिन ऑब्वियसली डिक्लेयर्ड की एंट्री बोल रहा था सर। ये दोबारा ट्राई करेगा, बोले नहीं गई। डिविडेंड डेबिट पेबल क्रेडिट, और फिर बेटा अगर पेड भी हुआ है तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो पेबल पेबल खत्म हो जाएगा, डिविडेंड डेबिट और फाइनली कैश क्रेडिट रह जाएगा। तो 8 में, 11 में और 12 में क्या डिफरेंस है? 8 में ये है कि डिक्लेयर हुआ और पे हो गया, डिक्लेयर भी हुआ पे भी हुआ, तो दोनों काम हुआ हमारे साल में। नीचे है 11 में सिर्फ डिक्लेयर अगर हुआ तो डिविडेंड डेबिट हुआ, और पेबल क्रेडिट होने से फिर करंट लायबिलिटी बढ़ गई, और करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम हो गई। लेकिन लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ डिविडेंड डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर। डिक्लेयर्ड वाली एंट्री फिर कब हुई होगी? लास्ट ईयर। हमारे वाले साल में क्या हुआ? पेड की फिर एंट्री क्या होगी अगर डिक्लेयर के बाद फिर पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होने से फिर क्या इफेक्ट होगा? लायबिलिटी भी कम होगी। तो हमारे वाले साल में लायबिलिटी भी कम हुई है और कैश भी कम हुआ है। तो लायबिलिटी मींस करंट लायबिलिटी कम हुई है, कैश मींस करंट एसेट कम हुआ है। तो दोनों अमाउंट्स अगर इक्वल कम होंगी, दोनों करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में इक्वल अमाउंट से कम होंगी, तो अल्टीमेटली वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल उस डिफरेंस को कहते हैं जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के दरमियान में है। तो अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी सेम अमाउंट से कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ज्यादा होने से वैसे क्या होगा? नहीं, अगर करंट लायबिलिटी करंट एसेट भी बढ़ जाए, करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाए, काफी इफेक्ट नहीं होगा, डिफरेंस सेम रहेगा डिफरेंस। तो इस केस में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों सेम अमाउंट से कम हो जाएंगे, देयरफॉर वर्किंग कैपिटल वुड रिमेन सेम। ठीक है, आई होप तो सोचा कर जाके लिखा भी है यार, घर वाले रजिस्टर पे तो नहीं लिखा? हैप्पी बैग ढूंढना था, हैप्पी बैग किया रे भाई। हैप्पी बैग का पेज नंबर बताना, स्पीड अप होने जरा यार, थोड़े पे काम। और होमवर्क में क्या था? हैप्पी बैग तो मैं कल नहीं। हैप्पी बैग का फाइनल है प्लीज? हैप्पी बैग फाइनल है सर? कोई कंफ्यूजन? एसके से पहले और कोई होमवर्क? एक मेरा ख्याल है वो भी मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैंने कल डिस्कस भी शायद किया था मैं, वो घर से मैंने ख्याल में दोबारा पढ़ने को कहा था। पेज नंबर 194 था। तो कोशिश कर रहे हैं लिख के करने की, कुछ लिखा जाता है पेन में से इंग्लिश निकलती है। आपके पेन में ना सारी इंग्लिश छुपी हुई है, अकाउंटिंग भी इसमें है, बस इसे प्रेस करना है।
पेज नंबर 178 एक पे मैं एसके पे आता हूँ जरा। एसके में एक एक दो नई चीजें भी थी, मैं वो डिस्कस करता हूँ। पहले पेज नंबर 178 पे थोड़ा सा काम करूँ। पेज नंबर 178 पे पेन जरा हाथ में रखिएगा, मेरे साथ जरा पेज पढ़ रहा है। लिखा हुआ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले एक स्टोरी से जरा पढ़ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। अब इनके क्या मीनिंग मैं बताता हूँ। एक ओवरव्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग पास्ट, करंट एंड प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। पास्ट का मतलब, करंट का मतलब, प्रोजेक्टेड फ्यूचर। तो डिसीजन मेकिंग आपने करनी है पास्ट और करंट की बेस पे करते हैं, और फिर उन डिसीजंस की बेस पे आप फ्यूचर की प्रोजेक्शंस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलाउज एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स बाय कंपेयरिंग रेशियोज अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स। यहाँ तक क्या मतलब हुआ? मल्टीपल पीरियड्स का मतलब पिछले कई पीरियड्स। फॉर एग्जांपल अब 2022 में आपने 2022 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट की है, अगर 2021 की भी मिल जाए, 2020 की भी मिल जाए, 1918 की भी मिल जाए, तो आपको एक ट्रेंड का पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पेज नंबर क्या होगा? नहीं, वो तो आंसर का पेज है मतलब, ये क्वेश्चन है 194 जी, 194 पेज नंबर 194 के स्टार्ट में जो ए पार्ट था, इसमें किस किस साल की रेशियोज नहीं हुई थी, तो एक ट्रेंड से पता चला था ना। मसलन जरा प्रॉफिट परसेंटेज वाली रेशियो देखेंगे, 8%, 10%, 11%, से क्या पता चल रहा था? इंक्रीजिंग ट्रेंड पता चल रहा है। तो एक रेशियो से क्या पता चल रहा है? तो सर क्या पता चल रहा है सर? अरे वही पता चल रहा है सर जो नजर आ रहा है। तो पिछले कई सालों की अगर आपको मल्टीपल पीरियड्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपको ट्रेंड्स का पता चल जाता है कि हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जा रही थी या डिक्रीज होती जा रही थी या इंक्रीज डिक्रीज हो रही थी। जिसका मतलब करंट रेशियो देखना, करंट रेशियो में शायद पहले इजाफा हुआ, नहीं सॉरी, करंट रेशियो में नहीं, बेस परचेज वाला देखा, 89 से 91 पे गए, फिर 80 पे वापस आ गए। तो पिछले सालों में ट्रेंड्स क्या है, इसको स्टडी किया जाता है ताकि अगले सालों के ट्रेंड्स को फोरसी करने की कोशिश की जा सके। आ जाए वापस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अलाउज एनालिस्ट्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स by comparing ratios across multiple periods and statement types to allow analysts to measure। अब वही रेशियोज आ रही हैं, लिक्विडिटी रेशियोज का आइडिया है, तो एग्जांपल बता दें एक तो सोच। करंट रेशियो क्विक रेशियो नहीं ना, वर्किंग कैपिटल भी है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 2 दिन बोलना, काफी सारी है, लॉस प्रॉफिट से शुरू होकर रिटर्न ऑन इक्विटी तक। एंटिटी वाइड एफिशिएंसी, फिर एफिशिएंसी रेशियोज भी हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेटा टर्नओवर वगैरह, कैश फ्लोज, ये कैश फ्लो इंशाल्लाह भी आगे आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब ये लाइन अंडरलाइन करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने के 3 तरीके यहाँ लिखे हुए हैं। जस्ट पहले नाम पढ़ लें कौन कौन से। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस। इन 3 में से हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेशियो एनालिसिस अभी पढ़ा। कौन से 2 तरीके भी रहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के 3 तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। आज हिस्टोरिकल एनालिसिस जरा डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल चीज है। हिस्टोरिकल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर, हिस्टोरिकल का मतलब पुराना डाटा, सच एज रेशियोज। horizontal analysis is used to compare historical data, means पिछला डाटा, पिछले सालों का डाटा, such as ratios और लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड अंडरलाइन करें। आइए शेड जरा ध्यान में लाएं।
लाइन आइटम्स का मीनिंग बताने की कोशिश करें। तो एग्जांपल दे दें, सिंपल सी बात, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेल एक लाइन आइटम है। तो अगर पिछले कई सालों की सेल आपको पता चल रहा है तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि सेल बढ़ रही कम हो रही है। लाइन आइटम्स वो आइटम्स होती थी जिनके अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अमाउंट्स लिखी हुई। कोई और एग्जांपल देंगे लाइन आइटम? और सेल के बाद कॉस्ट ऑफ सेल ही बोल दो यार, ग्रॉस प्रॉफिट ही बोल दो यार, कोई एक और बोल दें यार, अदर इनकम ही बोल दो यार, कोई एक और हो जाए यार। चले रहने दें यार, ये तो बहुत टफ हो गया। हिस्टोरिकल एनालिसिस इज यूज्ड टू कंपेयर historical data such as ratios or line items of financial statements over a number of accounting periods. Financial analysts and investors need to identify trends and growth patterns in the company's performance over the number of years, year-end balance sheets, etc. एक प्रोसीजर पढ़े पर तो स्टोरी है। फिर करना क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द हिस्टोरिकल एनालिसिस। अगर आपने हिस्टोरिकल हॉरिजॉन्टल सॉरी अगर आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है तो उसका एक फार्मूला लिखा हुआ। अच्छा, दो लफ्ज होते हैं कि वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल शायद कॉलम्स में होता है, हिस्टोरिकल शायद रोज में इस तरह से होता है। तो हम कौन सा एनालिसिस पढ़ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है पिछले सालों से। तो एक फार्मूला देखें फिर मैं भी अप्लाई करता हूँ। लिखा हुआ है अमाउंट इन द करंट ईयर, करंट ईयर की अमाउंट उठाएंगे माइनस अमाउंट इन द प्रीवियस ईयर और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की अमाउंट का बेस बना लेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या पता चलेगा? जरा एक मिनट नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेटर हाथ में रखना। हॉरिजॉन्टली अगर हम वर्किंग करेंगे एक लाइन में तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाएगा। मसलन कैसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक बनी हुई है आपके पास, पेज नंबर 179 पे स्टार्ट है। सबसे पहले इसमें अज्यूम फिगर्स का साथ एक डाटा सेल्स लिखी है। क्वेश्चन मेरा गौर से सुनने, एक आध दफा अप्लाई कर लें, बिल्कुल सिंपल वर्किंग है। व्हाट इज द सेल इन द करंट ईयर? व्हाट इज द सेल इन द करंट ईयर यार? व्हाट इज द सेल इन द लास्ट ईयर? डिफरेंस लें कैलकुलेटर पर। व्हाट इज द डिफरेंस इन सेल एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर? आपके कैलकुलेटर पे एक आंसर आ गया, 11,000 समथिंग एक आंसर आ गया। पिछले साल के मुकाबले में 2015 में सेल में कमी हुई है 11,000 समथिंग, कमी हुई, इजाफा हो गया। अब ये जो अमाउंट है इसे अगर हम परसेंटेज में देखना चाहें कि पिछले साल के मुकाबले में करंट ईयर में जो सेल है वो कितने परसेंट बढ़ी है, तो पिछले पेज में वापस है। करंट ईयर की फिगर नहीं मैंने, नहीं करंट ईयर की फिगर नहीं मैंने, फार्मूला देखा ना, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर माइनस कर दिया मैंने अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब बेस किसे बनाना? 75,200। पिछले साल के मुकाबले में करंट ईयर में सेल कितने परसेंट बढ़ी है? सॉल्व कर, समझ आ गया प्लीज? आगे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, वर्किंग कैसे हुई है समझ आ गई? बताएं क्या किया मैंने, फार्मूला बताएं। सेल ऑफ द करंट ईयर माइनस सेल ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल ऑफ द बेस। किसको बनाना है? पिछले साल। पिछले साल के मुकाबले में आप देख रहे हैं कि इंक्रीज है या डिक्रीज है रिस्पेक्टिवली। एक वर्किंग लिखना है 14, ये 7 जगह है, राइट साइड पर जगह जहाँ 14.79 लिखा हुआ। करंट ईयर की फिगर्स लेनी है, माइनस किससे करना है? लास्ट ईयर की फिगर से। बेस किसको बनाना है? पता क्या चला है? 14.79 बता क्या रहा है? इस साल के मुकाबले में 2015 की सेल 14.79% इंक्रीज हो गई। इसका कोई फायदा है? परसेंटेज से बड़ा फिगर्स जरा समझने में आसानी हो जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करवाएं, फिगर्स बोले कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पकड़ के रखें हाथ में, जो वर्किंग कहूंगा प्लीज करनी है। 44618 माइनस 40,900 डिवाइडेड बाय, यार प्लीज यार कोई एक आध बोल दे यार, इनटू 100 यार, इनटू 100 करके फिर परसेंटेज में आंसर आ रहा है। 9.09 का मीनिंग बताएं।
पिछले साल के मुकाबले में इस साल कॉस्ट ऑफ सेल 9.09 बढ़ गई है। ग्रॉस प्रॉफिट में वर्किंग करवाएं, फिगर बोलें, फिगर्स बोलें। बेस में क्या रखना है, बस ये फाइनल करना है। प्रीवियस ईयर को बेस में रखना। आंसर आया 21 तो पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट में 21.58% इजाफा हुआ। आई होप के बात समझ आ गई है। इसी तरह बेटा वर्किंग रिपीट हो रही है। रैंडमली कोई का और करने मेरे साथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढे कहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं वैसे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ढूंढे कहाँ लिखा हुआ? 19,932 minus 16,815 divided by। अगर बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना हो तो आपने रोज में वर्किंग करनी है। डाटा डेफिनेटली कोई ना कोई दिया होगा, आपने उस डाटा की बेस पे करंट ईयर की अमाउंट माइनस लास्ट ईयर की अमाउंट और डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की अमाउंट की बेस पे वर्किंग करनी है। माइंड अप करना जरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करना, या कोई एक और अमाउंट ऐसी नहीं जिसमें डिक्रीज आ रहा है? इंक्रीज ही है सर, डिक्रीज हो सकता है वैसे? नेगेटिव फिगर आ रही होगी वैसे, क्या ख्याल है? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, बोर्ड पे देखें, मैं अज्यूम फिगर लिख रहा हूँ। लेट्स अज्यूम करंट ईयर में सेल है 51,305, लास्ट ईयर में सेल थी 60,501। हो सकता है वैसे सेल्स कम भी हो सकती है। अब बेस में क्या लिखें? करंट ईयर, लास्ट ईयर। सॉल्व करके आंसर बता। अब ये नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव भी आएगा। अब नेगेटिव क्यों आ रहा है? डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज लिखवाएगा 1 2 चले 2 सर, मीनिंग बताएं इसका। मतलब 15.2 समथिंग से क्या हुआ? पिछले साल के मुकाबले में हमारी इस साल की सेल 15.2% से कम हो गई, तो ये कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज है। करना बस क्या है, फाइनल मेरी तरफ देख के फार्मूला बोला, करंट ईयर की अमाउंट उठाएं माइनस लास्ट ईयर की अमाउंट उठाएं, बेस किसको बना दें, ठीक हो गया? तो दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल हुआ, ये रोज में हुआ ना। देन इसके बाद है पेज नंबर 179 के एंड में फार्मूला क्या फाइनल हो गया इसका। ये फार्मूला बेटा वैसे हाईलाइट करना जरा, पेज नंबर 178 के एंड पे बॉक्स बनाना, मेन चीज इसमें ये फार्मूला। अब आ रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस, कॉलम कर रहे हैं, एक्सेल की शीट ला के देंगे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। In vertical analysis, each category of line items in financial statements of the same period is shown as a percentage. What is underline करें? Same period। अब सीधा 2015 में है, 14 में है, 2022 में है, जिस साल में है उस साल के एक परसेंटेज की एनालिसिस हो रही है। ये ऊपर जरा देखिए बताएं यहाँ कैसे एनालिसिस हुआ, पिछले पीरियड्स के मुकाबले में हुआ है। तो और वर्टिकल एनालिसिस जो है वो करंट पीरियड में होगा, उसका क्या फायदा होगा डिस्कस करते हैं। पहले एक प्रोसीजर जरा पढ़ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लाएं। उसमें पहले एसेट्स का टोटल होता है और फिर ऑपोजिट साइड पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल होता है। तो जब आप एसेट्स का वर्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे तो टोटल एसेट्स की बेस पे वर्किंग करें। पढ़ें जरा पहला सेंटेंस, पहले पढ़ने फिर मैं अप्लाई करता हूँ। लाइन आइटम्स ऑफ एसेट आर शोन एज अ परसेंटेज ऑफ, मतलब टोटल एसेट्स को बेस बना के हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल कितने परसेंट है, टोटल एसेट्स को बेस बना के स्टॉक फॉर एग्जांपल कितने परसेंट है, डेटर्स कितने परसेंट है। तो एसेट्स के लिए बेस क्या हो जाएगी? टोटल ऑफ एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए बेस क्या हो जाएगी? टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पढ़े सेकंड सेंटेंस। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बेस हो जाएगी सेल की फिगर। सेल की बेस पे, ये वर्किंग शायद पहले भी की थी हमने, सेल की बेस पे पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। आए बगैर परेशान हुए, जरा नेक्स्ट पेज पे वर्किंग करते हैं। आपके पास सबसे पहले पेज नंबर 180 पे
एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा है। कौन कौन से साल की फिगर्स हैं? 14 15 का आपस में कंपैरिजन नहीं है। 15 की अलग परसेंटेजेस आएंगी, 14 की अलग आएंगी, फिर उसको कंपैरिजन की भी कैसे किया जा सकता है, मेरे साथ साथ जरा काइंडली अंडरस्टैंड कीजिएगा। एसेट्स की हेडिंग में जरा एक टोटल ढूंढे कहीं 15,890, इसका सर्कल लगा दो। ये क्या है? नहीं यार, हाँ ये क्या है वैसे? टोटल एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स? ये बेटा भी सिर्फ नॉन करंट एसेट्स है। और जाए नीचे करंट एसेट्स की लिस्ट बनी बड़ी सी, फाइनली एंड में जाए 35,440 ढूंढे। ये क्या है? टोटल एसेट्स। अब अगर हमने एसेट्स का वर्टिकल एनालिसिस करना है तो फिर टोटल एसेट बेस है। टोटल एसेट मींस कौन सी फिगर? 35,440 की बात कर। कैलकुलेटर पकड़ना, कैसे वर्किंग होनी चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में स्टार्ट में है, कैलकुलेटर पे लिखे 15,000। बेस किसको बनाना है? बेस किसे कहते हैं? जिसे डिवाइड करना होता है। तो बेस किसको बनाना है? 35,440 इंटू 100। आंसर का मीनिंग बताएं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 42.33% ऑफ सेल। यार बेस में अगर सेल होती तो सेल होता, तो बेस में क्या है? दोबारा सेंटेंस बोल दें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज इंटेंजिबल एसेट्स की वर्किंग करवाएं। 500 डिवाइड बाय 35,444 into 100. Intangible assets are 1.41% of total assets. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, 120 डिवाइड बाय बेस किसको रखा है? बेस किसको रखा है? टोटल एसेट्स। तो 120 डिवाइड बाय 35,440। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? अरे पूरे एसेट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सीधा देखें 15,000 देखें 15,000 और नीचे एंड में देखें 35,440, तो एज इट इज ये कहना कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने परसेंट है शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट में आपको 42 नजर आए तो डिसीजन सिंपली क्या हो जाएगा कि टोटल एसेट्स का 42% ये है, नेक्स्ट लाइन 1.41 ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। एसेट्स में कौन सा एसेट कितने कितने परसेंट है, जरा हेल्प हो जाएगी हमें एसेट्स को अंडरस्टैंड करने में। नीचे इधर एक आध रैंडमली और करना, ट्रेड डेटर्स ढूंढो। ट्रेड डेट्स कैसे वर्किंग करें? 2500 डिवाइडेड बाय 35,440 into 100 is equal to। तो एसेट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेस क्या है? टोटल एसेट्स। अब सिमिलरली वर्किंग कंपैरेटिव ईयर में भी हो सकती है। कंपैरेटिव ईयर में कौन सा ईयर है? 14। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखे 12,000 डिवाइड बाय ढूंढ के बोला 35,440 यार, 35,440 या कुछ और। अब रिस्पेक्टिव ईयर का टोटल होगा तो 36,690 होना चाहिए। फिगर्स बोल दें कैसे हैं? फिगर एक बोल दें 12,000 डिवाइड बाय, तो जिस साल में आप वर्किंग कर रहे हैं उस साल के टोटल एसेट्स पे बेस में आ जाए तो 32.71%। रैंडमली 2-3 और करें ढूंढने कहीं लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, थोड़ा सा नीचे 180 डिवाइड बाय कितने करते जाए चेक करें कहाँ कहाँ गलतियां इस परसेंटेज में हुई हुई। परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। सब सही है का कैसे पता चला? सब सही ही होंगी। समझ आ गया सर? और आगे बढ़े जरा, एक रैंडमली 2 और करें जरा। स्टोर्स एंड स्पेस ढूंढे जरा, और अपने जेन में से ढूंढ के बताइए स्टोर्स एंड स्पेस क्या चीज होती है? परसेंटेज वर्किंग करते हुए जरा सोच लें। स्टोर्स एंड स्पेस कहीं वर्ड सुना? उसको थोड़े कहाँ सुना है वो, चला कभी ढूंढ लेंगे। आप होता क्या था? मशीनरी के पार्ट्स यार, मशीनरी के पार्ट्स अगर रखे हुए आपने, अभी इस्तेमाल नहीं हुए तो आपका एसेट है। जब इस्तेमाल होंगे तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि मोर देन 1 ईयर वाले इस्तेमाल हुए हैं या अप टू 1 ईयर वाले इस्तेमाल हुए हैं।
अगर अप टू 1 ईयर वाले इस्तेमाल हुए हैं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर वाले हैं कैपिटलाइज होकर फिर डेप्रिशिएट भी होंगे। आता है कि जहन में? एक और फिगर ढूंढने, जरा कैश ढूंढ लेंगे, 15,000 शायद कैश एंड बैंक बैलेंस। वर्टिकल समझ आ रहा है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, तो जिस साल में आप हैं अगर एसेट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो टोटल एसेट्स को बेस बना दें। आ जाए वर्किंग कंप्लीट करें, पेज नंबर 181 पे। सॉरी वर्टिकल एनालिसिस। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बेस क्या है? नहीं मतलब वही एक दफा देख लें, एसेट्स के लिए टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए टोटल लायबिलिटीज। वर्किंग रिपीट करें, वही 35,440 हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल। तो एक रैंडमली आप बताएं कौन सा शेयर, वो चले पहले शेयर कैपिटल कर लें। शेयर कैपिटल 1000 डिवाइडेड बाय इनटू 100। क्या चीज किसका कितने परसेंट? शेयर कैपिटल इज 2.82% ऑफ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल्स ढूंढने 30,000 डिवाइड बाय 35,440 इंटू 100। अगर कभी वर्किंग करनी पड़ जाए तो कर सकते हैं सर, बस बेस सेम में रखेंगे। कंपैरेटिव ईयर में, कंपैरेटिव ईयर में रिजर्व्स ढूंढने 7085 7095 7095 बेस में क्या आएगा? ये बेस किसे कहते हैं यार? इससे डिवाइड हो रहा हूँ 7095 डिवाइड बाय 36,690 19.34 को एक्सप्लेन करें जरा। रिजर्व एक प्रोविजंस कर लें 800 डिवाइड बाय 36,690 2.18% प्रोविजंस ऑफ टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब एक सेकंड जरा पिछले पेज पे जाए, वर्किंग समझ आ गई सारी? अब इसका जरा इस एंगल से इस तरह से देखें जरा, अगर मैं करंट ईयर और लास्ट ईयर का वर्टिकल एनालिसिस कर लें, करंट ईयर लास्ट ईयर 15-14 वर्टिकल एनालिसिस हो गए, तो अब सपोज अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आप परसेंटेजेस देखें, सिर्फ परसेंटेजेस देखें 42.33 ईयर लास्ट ईयर। अब सीधा क्या पता चल रहा है आपको? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इजाफा हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। इंटेंजिबल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कम हो नहीं यार, कम हो रही, ज्यादा हो रही, पता नहीं चल रहा यार, कमाल हो गई। दीदी मैं ये तो नहीं कह रहा, मतलब ये पता चल गया, ये हो गया, अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे इन परसेंटेज से। अब सीधा हमें पता चल रहा है डिफरेंट चेंज आया हुआ है। अब चेंज को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्यों चेंज आया, क्या नए एसेट्स की वजह से आया, या कोई पिछले साल में कुछ ज्यादा डिस्पोजल हुई थी जिसकी वजह से कमी हुई, तो वो तो हमें फिर एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट में इन परसेंटेजेस को देख के आपको ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, कंपैरिजन करके सीधा पता चल रहा है इंक्रीज कहाँ है डिक्रीज कहाँ है। तो मीन्स उसे बिल्कुल कोई यूजलेस एक्सरसाइज नहीं है, रादर देन फिगर्स आप सीधा अगर परसेंटेजेस को देखें तो कंपैरेटिवली जरा अंडरस्टैंडिंग आसान होती है। मकसद इसका जी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फॉर एग्जांपल इंक्रीज है डिक्रीज है? 0.2 0.49 डिक्रीज है नहीं? ये कैसे पता, कैसे चलेगा इंक्रीज है डिक्रीज? ज्यादा हो रहा होगा पिछले साल से तो इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर कम हो रहा होगा आ गए हम यार स्टॉक इन ट्रेड में यार। अच्छा आ गए यार ट्रेड डेटर्स में यार, देख लें यार, मुझे लग रहा है कुछ कह नहीं सकते। कैश एंड बैंक में भाई डिक्रीज आ रहा है यार। आगे चल, इसी तरह अगर नेक्स्ट पेज पर शेयर कैपिटल में, लेकिन वैसा परसेंटेज आ रहा है करंट ट्रेड पेबल्स में
इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स की परसेंटेज ज्यादा है। पर ये वर्किंग कैसे हुई है, हॉरिजॉन्टली हुई है या वर्टिकली हुई है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जरा एक सेकंड पिछले पेज वापस है। नहीं, वर्टिकली कर लिया हमने, परसेंटेज वर्टिकली की है और बाद में पिछले साल से कंपेयर कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं है, ये पिछले साल के साथ कंपेयर किया है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस अभी करने लगे हैं। फिर वैसे ही हो जाएगा सर जैसे होना चाहिए। करंट ईयर और पिछले साल का मुकाबला कर लेंगे और देख लेंगे पिछले साल के लॉस की बजाय इस साल परसेंटेज में इतना इजाफा हो। अभी कर लेते हैं सर, आप फिगर्स बताइएगा, मैं भी सॉल्व करता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा, मैं एक मिनट अपने फिगर्स बतानी मैंने लिख लेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे आएगा। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे करूंगा? करंट ईयर की फिगर लिखें 15,000 माइनस क्या करेंगे 12,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितने परसेंट चेंज आया है? तो ये जो 42 था ये क्या है? इस साल के एसेट्स में, इस साल के टोटल एसेट्स में एसेट्स का ब्रेकअप क्या था? पिछले साल के एसेट्स में एसेट्स का ब्रेकअप क्या था? और अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया, तो फिर बेस ईयर प्रीवियस ईयर हो जाए। ठीक है, अब डेफिनेटली ये है जो हमने परसेंटेज निकाली है। दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल, सॉरी हिस्टोरिकल या हॉरिजॉन्टल, समझ आ गया प्लीज? तो जिस तरह ये वर्टिकल एनालिसिस बना हुआ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इसका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल मींस रोज में करना आपने, और वर्टिकल मींस अपने स्ट्रेट लाइन कॉलम में। पेज नंबर 181 पे। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एंड में एक स्टेटमेंट बनी हुई, इसमें अगर वर्टिकल एनालिसिस करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से बेस किसको रखना है? सेल्स का टोटल। जरा पेज नंबर 179 पे फाइनल कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स आए थे। 179 प्रोसीजर। एसेट्स के लिए बेस क्या होगी? टोटल एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए और इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स। सेल्स की बेस पे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, आए जरा एक बात वर्किंग करना। वर्टिकली होनी दोबारा। जी सर, कैलकुलेटर पकड़े, कॉस्ट ऑफ सेल लिखें। अब सेल को तो 100 हमने वैसे ही ले लिया, तो बेस किसको रखना है और पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। 44,618 क्या लिया मैंने? कॉस्ट ऑफ सेल। बेस क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर फाइंड आउट करें। क्या चीज किसका कितने परसेंट है? कॉस्ट ऑफ सेल इज 51.69% ऑफ सेल्स। एक और अगली लाइन में जाए। ग्रॉस प्रॉफिट 41,702 डिवाइड बाय 86,320। ग्रॉस प्रॉफिट इज, ये तो सारी वही रेशियोज हैं यार। अगर हम गौर से देखें पेज नंबर 164 पे, ये रेशियो नंबर 12 से लेके 16 तक 15 तक जो है, इन सब की बेस में क्या है? और अगर बेस में सेल है तो क्या सेल काउंटर रखा हुआ है? कौन से पेज की बात हो रही है? कौन सी रेशियोज की बात हो रही है? तो ये तो बेटा वही फिगर्स जो है ना, वो जो रेशियोज हमने कैलकुलेट की हुई, उन्हीं रेशियोज, और फिर एक्सपेंस रेशियोज भी हैं बीच में, तो उन्हीं को बेसिकली अगर हम एक लिस्ट डाउन कर लें सारे एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स की रेशियो को, तो ये वर्टिकल एनालिसिस हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ आ रहा है प्लीज? एक और फिगर बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डिवाइड बाय सेल। करते रहे पूरी स्टेटमेंट फाइनल करें, तो रैंडमली एक दो और करो।
किसकी बेस पे किसे कन्वर्ट किया जा रहा है? सारे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की फिगर्स को सेल्स की बेस पे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। कौन सी कर रहे हैं? फाइनेंस कॉस्ट डिवाइड बाय सेल फॉर एग्जांपल। अब सिर्फ जरा परसेंटेजेस देखें, जरा 15 की परसेंटेजेस, अगर जस्ट परसेंटेजेस देखी जाए तो सेल को क्या रख लिया हमने 100, नहीं मतलब परसेंटेजेस देखो। अब 51.69 क्या बता रहा है? सेल्स के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ सेल की परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में हमारे सामने। पिछले साल में एक आध वर्किंग करें, 40,900 डिवाइड बाय 75,200, ठीक है। कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढे, कहीं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1052 डिवाइड बाय क्या करेंगे? ये भी वर्किंग की होनी चाहिए वरना ये भी नहीं होता पेपर में। 1052 डिवाइड बाय 75,200। एक और फिगर सॉल्व कर लें, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जरा परसेंटेजेस कंपेयर करें 15 और 14 की, 15 का कंपैरिजन करें। सेल्स को तो वैसे ही हमने 100 रख लिया दोनों तरफ। कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखें, क्या कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल के मुकाबले में कम है? देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है। एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बढ़े हैं सेल्स के मुकाबले में। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थोड़े से कम हुए हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ी है। फाइनेंस कॉस्ट सेम है परसेंटेज ऑफ सेल के में। और फाइनली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो एक स्ट्रेट अवे कंपैरिजन हो सकता है बिटवीन प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस एंड करंट ईयर्स परफॉर्मेंस। बेटा वो फिर ये फिगर कर लेंगे। अगर आपने वर्टिकल एनालिसिस करना है तो जिस साल की सेल है उस साल को 100 रखना है और अकॉर्डिंगली वर्किंग करना है। अगर आप सेल का देखना चाहते हैं पिछले साल के मुकाबले में कितनी हुई है तो अकॉर्डिंगली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर लेंगे। इकट्ठा एनालिसिस तो नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो किस तरह करेंगे, और अगर वर्टिकल है तो फिर रोज में करेंगे। तो इस साल की सेल के मुकाबले में एक्सपेंसेस कितने परसेंट है एंड प्रॉफिट्स कितने परसेंट। पेज नंबर 172 जरा निकालिए। एक छोटा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क रख लो। इसमें बी पार्ट जरा देखें नेक्स्ट पेज पे। वैसे तो बड़ा सिंपल सा डाटा है लेकिन जरा बी पार्ट में देखें तो क्या लिखा हुआ। Convert the statement of profit and loss figures into percentages on the basis of sales, और मीन्स ये वर्टिकल एनालिसिस कह रहा है, ये हॉरिजॉन्टल। इसको रखना मेरे इंडिविजुअली कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है ये। नहीं बेटा तो सेंटेंस में लिखा हुआ है कन्वर्ट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल्स की बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर्स को कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर, सेल्स की बेस पे सेल्स डिवाइड कर। पेज नंबर 177 ढूंढेंगे जी डेफिनेटली अब्दुल्ला साहब। अगर सेल और सेल रिटर्न्स हैं तो नेट सेल लेंगे। पेज नंबर 77, ये एक लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियोज एनालिसिस लिखा हुआ। ये जरा थ्योरेटिकल कुछ चीजें जरा पहले कंप्लीट करना है। एक हेडिंग लिखी हुई लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है कमी। आपने रेशियो एनालिसिस किया है, कुछ दिन से मेरे साथ रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा है? इससे कोई परफॉर्मेंस मेजर करने का, परफॉर्मेंस कंपनीज की मेजर करने में कोई हेल्प होती है? बेनिफिशियल तो बेटा ये है, लेकिन ये कहना कि 100% एक्यूरेट है ये भी मुनासिब नहीं है। तो लिमिटेशन का मतलब अब यहाँ हो जाएगा कि कुछ रेशियो एनालिसिस में कमियां भी हैं,
और एज एन अकाउंटेंट आपको ये कमियां इसलिए पता होनी चाहिए ताकि अगर आप किसी के लिए रेशो एनालिसिस कर रहे हो तो उसको बताते हुए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, खराब है, अच्छी है, अकॉर्डिंगली साथ ये भी बताएं कि एनालिसिस हमने कर दी है लेकिन इस एनालिसिस की बेस पे 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं है, इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, वो हमें पता होंगी तो हम लोगों को इसलिए बता देंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने से पहले अल्लाह को याद जरूर कर लें। एनालिसिस हो गया है, कुछ फिगर्स आ गई हैं, लेकिन ये कहना कि इन फिगर्स की बेस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत कुछ ही मिल जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ये कहना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इस एनालिसिस में कुछ कमियां हैं। वो क्या है, आए जरा पढ़ के देखते हैं, कंसंट्रेट करना प्लीज। ये वर्ड समझ आ गया, लिमिटेशन क्या वैसे मीनिंग होता है? मैंने इसे ट्रांसलेशन की तो है, नहीं ऐसे ही होता है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। चलो पढ़ के देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टाइम एंड कॉस्ट प्रोड्यूसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में टाइम भी लगता है और कॉस्ट का मतलब अकाउंटेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, वो फिर अपनी सैलरीज मांगते हैं। Ratio analysis can be used to compare information taken from the financial statements to gain an analytical understanding of the results, financial position, and cash flows of the business. This analysis is a useful tool, especially for an outsider such as supplier, lender, or investor. Supplier कौन होता है? नहीं सेल नहीं कर रहा, जिससे हमने चीजें खरीदी हैं। सप्लायर अल्टीमेटली क्रेडिटर बनेगा। अब लोगों ने अगर चीजें हमें बेचनी है तो उन्होंने हमसे पैसे भी लेने हैं, तो पहले वो ये देखेंगे हमारे हालात भी हैं कि हम पैसे दे सकें। लेंडर कौन होता है? बैंक्स देखेंगे कि हम पैसे तो दे देंगे, ये रिटर्न भी कर सकते हैं, टाइम पे दे भी सकते हैं। और इन्वेस्टर कौन है? जिसने अल्टीमेटली शेयर होल्डर बनना है। एक होता है जो शेयर होल्डर बन गया, जिसने शेयर्स खरीद लिए हैं, वो भी इन्वेस्टर है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो शेयर होल्डर बनना चाहता है, वो भी देखेगा कि क्या मैं इस कंपनी को पैसे दूं और शेयर्स खरीदूं, कहीं ये ना हो कि मैं शेयर्स खरीदूं और बाद में मेरी इन्वेस्टमेंट डूबी जाए, ये कंपनी लॉसेस में चली जाए, प्रॉफिट्स हो ना, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए। तो वो क्या करता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे एनालिसिस करके फिर ये डिसीजंस लेता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सप्लायर्स ने भी डिसीजन लेना है कि चीजें बेचें या नहीं, लेंडर्स ने भी डिसीजन लेना है कि हम पैसे दें या नहीं, और इन्वेस्टर ने भी ये डिसीजन लेना है कि मैं शेयर्स खरीदूं या नहीं। वो किसकी बेस पे ये डिसीजन लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनकी बेस पे जो रेशियोज, ट्रेंड एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस हो रहे हैं। However, there are number of limitations of ratio analysis which are given below. आए एक एक करके मेरे साथ। नंबर 1, हिस्टोरिकल। क्या मतलब? ऑल नहीं मैं नहीं बताना, एक हेडिंग आ गई हिस्टोरिकल, सवाल मैंने ही उठाया, जवाब मैं ही देता हूँ। पहले आपसे जब रिक्वेस्ट करता हूँ तब आप बोलते हैं, बताओ, आप बोलिए। All of the information used in ratio analysis is derived from actual historical results. This doesn't mean that the same results will carry forward into future. इसको तो अंडरलाइन करना है। देखिए, सपोज आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किसी कंपनी की कैलकुलेट की है, ट्वेंटी की फॉर एग्जांपल 2021, 2020 एंड सपोज सो ऑन। क्या ये वाले साल गुजर गए होंगे? सारे गुजर गए होंगे सर, गुजरे होंगे तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आएंगे। तो लेट्स अज्यूम 2020 में ग्रॉस प्रॉफिट था 20%, 2021 में 25% एंड 2022 में 35%। बताएं कैसा ट्रेंड जा रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अच्छा लग रहा है। अब आपके पास कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर आया। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कौन होता है? जिसने अभी इन्वेस्ट करना है। उसने कहा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे जरा इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज का ट्रेंड बता रहे हैं। तो आपने कैलकुलेट करके उसके सामने रख दिया। अब ये तो ग्रॉस प्रॉफिट का जो ट्रेंड है ये हो चुका है और उसने अभी इन्वेस्ट करना है। उसको इन प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलने हैं या फ्यूचर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड मिलेगा? तो हम ये तो कह देंगे कि बड़ा अच्छा ट्रेंड जा रहा है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू करे? अल्लाह करे या अल्लाह प्लीज करे।
तो किसकी बेस पे कौन सा डिसीजन होना है? हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की बेस पे फ्यूचर का डिसीजन होना है। हो सकता है ये ट्रेंड फ्यूचर में कंटिन्यू करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है रब जाने अगले साल क्या हालात होंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस हो जाएगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हम उस इन्वेस्टर को ये बता देंगे कि हमने ये रेशियोज कैलकुलेट तो कर दी हैं, लेकिन ये पिछले सालों की हैं, बाकी आपकी मर्जी है, बिस्मिल्लाह करना है तो आपकी मर्जी। ट्रेंड नजर क्या आ रहा है? तो दुआ करें ये ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद 100% ही हो जाए, लेकिन गेम अदरवाइज भी हो सकती है। तो हमारी इस रेशियो एनालिसिस में कमी क्या है कि हम फ्यूचर की रेशियोज नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो तो रिजल्ट्स आएंगे तो करेंगे। तो हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे डिसीजन फ्यूचर का होता है, तो ये हमें इन्वेस्टर को बता देना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? क्या समझ रही है आप बताएं। वही अब वही अब वही अब दोबारा पहला सेंटेंस पढ़े। ऑल द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स। हिस्टोरिकल अब क्लियर हो रहा है, पुराने पिछले सालों की हिस्ट्री। दिस डजंट मीन द सेम रिजल्ट विल कैरी फॉरवर्ड इनटू फ्यूचर। अल्लाह करे ये हो जाए, लेकिन ये कहना कि यकीनन ही हो गया, ऐसी बात नहीं। फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं, रब के हाथ में। हाउएवर अच्छा, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि रेशियो एनालिसिस से हमारा दिल ही चार्ट हो जाए, तो यार इसका तो फायदा ही कोई नहीं है। हाउएवर नेक्स्ट 90% you can use ratio analysis and compare it to historical results for consistency। मतलब आप कुछ ना कुछ एक उम्मीद बांध सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप रेशियोस कैलकुलेट ही नहीं करनी, कैलकुलेट सामने रख देंगे, करके सामने रख देंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को बता देंगे कि ये पिछले सालों के रिजल्ट्स हैं, अगले सालों में क्या होगा ये उसकी रिफ्लेक्शन जरूरी नहीं, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। मेन इसमें वर्ड जो याद करने वाले होंगे, अच्छा ये आपको याद करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है, तो एक तो इसका नाम पता होना चाहिए, मसलन लिमिटेशंस में पहला नाम क्या आ गया, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, और उसके बाद एक दो लाइनें जो मैं बताऊंगा कम से कम वो अंडरलाइन कर लो। इसका पहला दूसरा सेंटेंस अंडरलाइन कर, तो इंशाल्लाह आप मुझे फिर इंग्लिश में सुनाएंगे। इसको तो वैसे इंशाल्लाह बनता था यार। हिस्टोरिकल सर, ये पहली हेडिंग क्या हो गई? पहली हेडिंग क्या हो गई? दूसरा इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, इन्फ्लेशन भी रिलेटिव लाइफ है। If the rate of inflation has changed in any period under review, this can mean that the numbers are not comparable across periods. Numbers means figures, amounts kya hai? Amounts. For example, if the inflation rate was 10% in 1 year, sale would appear to have 10% over the preceding year, when in fact sales does not change at all. बोर्ड पर देखो। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? महंगाई का मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 2022 में 2022 में सेल है 50 मिलियन, या सॉरी कंपैरिजन कर रहा हूं, 2021 में सपोज 50 मिलियन सेल है और 2022 में 55 मिलियन सेल है। बस सेल्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी, बताएं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी? सेल बढ़ी, तो ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2022 में इन्फ्लेशन रेट 10% था, तो एक मिनट कैलकुलेटर बनाओ, 50 मिलियन का 10% कर लीजिएगा, अब ये ना करे वही होगा, वैसे मैं पूछा वैसे करना नहीं था। 50 मिलियन मल्टीप्लाई 10%, ये 5 क्या है? 10% तो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस ने बढ़ना ही था,
अगर मैं ये साथ आपको बता दूं कि 10% इन्फ्लेशन रेट था, तो क्या कोई इजाफा हुआ है या इतना तो होना ही था? अगर फॉर एग्जांपल 10% इन्फ्लेशन थी और 51 मिलियन सेल है, एक सेकंड पहले बोर्ड पे देखें, 50 मिलियन और 51 मिलियन कैसा लग रहा है? नहीं है, मतलब एक सेकंड इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का ना पता हो तो लग रहा है सेल बढ़ रही है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि 10% इन्फ्लेशन थी, फिर तो कम से कम 55 तो वैसे ही होनी चाहिए थी। तो ये तो परफॉर्मेंस से इंप्रूव होने के बजाय डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। तो क्या इन्फ्लेशन को भी साथ रख के फिर एनालिसिस होना चाहिए? लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें कोई हम इन्फ्लेशन को ऐसे अलग इनकॉर्पोरेट नहीं करते, जो फिगर्स हम दिखा देते हैं और रेशियोज भी आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, उसका कैलकुलेटर पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस रिवाइज करवाएं, कैसे करते हैं आप? कैसे करते? 51 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, आंसर बताएं क्या कहेंगे आप? सिंपली पिछले साल के मुकाबले में इस साल की सेल 2% बढ़ गई है, कुछ तो हुआ इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर आपको कहा जाए 10% तो इन्फ्लेशन थी, तो ये कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, ये तो शायद रिडक्शन हुई। नहीं, 8% रिडक्शन हुई नजर आ रही। तो इन्फ्लेशन अगर सामने रखें तो फिर ही शायद फाइनल डिसीजन हो सकता है। तो रेशियोज हम कैलकुलेट कर देंगे, ट्रेंड्स बता तो देंगे, लेकिन साथ फिर इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके ही फाइनल डिसीजन होने चाहिए। लेट्स अज्यूम 10% इन्फ्लेशन है और कंपनी की सेल 60 मिलियन हो गई। अब बताएं कैसी परफॉर्मेंस? अब इन्फ्लेशन को अगर कंसिडर करें तो 55 तक तो होनी चाहिए थी, और अगर उससे ज्यादा तो फिर ठीक। तो फाइनल इवेल्युएशन करने के लिए किसको भी कंसिडर होना चाहिए? आप जरा 1 मिनट पढ़े, मेरा ख्याल समझ आ जाएगा, अगर ना समझ आया तो फिर ये फिगर्स लिख भी लीजिएगा। आराम आराम से दोबारा पढ़ें। इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज चेंज्ड इन एनी पीरियड अंडर रिव्यू, 21-22, दिस कैन मीन द नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल। ये समझ आते हैं? नंबर्स आर मतलब आप 50 और 55 एज इट इज कंपेरेबल नहीं है अनलेस आप उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करें। फॉर एग्जांपल इफ द इन्फ्लेशन रेट इज 10% in 1 year, sale would appear to have been 10% over the preceding year. Preceding year कौन सा होता है? पिछला। When in fact sale doesn't change at all. मसलन ये किस एंगल से बात हुई है? फिगर से एंगल से होते हैं 50 और 55 या 50 और 60? अगर 50 और 55 है और 10% रेट है तो फिगर्स आर चेंज। सही बात है, क्या? फिगर्स आर नॉट चेंज एट ऑल। चेंज नजर तो आ रहा है, लेकिन सारा का सारा चेंज किस चीज को एट्रीब्यूटेड है? इन्फ्लेशन को एट्रीब्यूट। मैं कल लिख लग रहा, इस जगह बन जाएगी साथ ही। नहीं मतलब ये फिगर्स, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी साथ? जी सर, जिसमें अब याद करने वाला है पहला सेंटेंस, पहला दूसरा, बल्कि पहले ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल का तो आपने अगर लिख लिया तो लिखना कोशिश हो सकती है। पढ़े जरा दोबारा सेंटेंस। If the rate of inflation has changed in any previous period, any period under review, this can mean that the numbers are not comparable across period unless हम उनमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कंसिडर करें। ठीक है? देन आ जाए अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स की कोई एग्जांपल एक दो पहले रिवाइज कर लेते हैं आसान से जरा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फाइफो, वेटेड एवरेज, कौन सा सही है? लेकिन दोनों का आंसर भी सेम आता है। स्टॉक को मेजर करने के लिए फाइफो भी है और वेटेड एवरेज भी है। कॉस्ट ऑफ सेल जरा ध्यान में लाए। कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर आप फाइफो से मेजर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक या वेटेड एवरेज से मेजर करेंगे, दोनों अलाउड है, फिगर्स डिफरेंट होंगी, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल डिफरेंट होने से फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी डिफरेंट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने फाइफो यूज किया हुआ है और किसी उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी ने
वेटेड एवरेज यूज किया हुआ है, और आप इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करना शुरू कर दें, क्यों नहीं हो सकेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट होने की वजह से प्रॉफिट की अमाउंट्स डिफरेंट हो जाना है। आइए 16 है मिलाएं, वो कौन सा है, वो कौन सा बचा? वो वही है, वही वाला यार, वही कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है। अब अगर एक कंपनी ने कॉस्ट मॉडल यूज किया हुआ है और दूसरी ने रिवैल्यूएशन मॉडल, और सरप्लस आए थे, तो सरप्लस आए थे उस कंपनी के जिसने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया होगा, तो अगर सरप्लस आया था तो एसेट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? उसकी डेप्रिसिएशन अब ज्यादा होगी जिसने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया होगा, और जिन्होंने कॉस्ट मॉडल यूज किए होंगे उनकी डेप्रिसिएशन कम होंगी। अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सेम सेक्टर में कंपनीज है, सेम कार इंडस्ट्री में कंपनीज है, कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, लेकिन कॉस्ट मॉडल की बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी विल बी डिफरेंट और रिवैल्यूएशन मॉडल की बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी विल बी डिफरेंट। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर डिफरेंट हो जाएंगी तो कंपैरिजन 100% एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। इसी तरह एस्टिमेट्स में डेप्रिसिएशन के मेथड्स बताएं, पता है कौन कौन से? स्ट्रेट लाइन भी है, रिड्यूसिंग वगैरह भी है। अब किसी एक कंपनी का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया हुआ है, किसी दूसरी ने रिड्यूसिंग यूज किया हुआ है, तो आंसर ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी डिफरेंट और अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी विल बी डिफरेंट। तो सेम सेक्टर में भी कंपनीज हैं लेकिन उनकी पॉलिसीज और एस्टिमेट्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं हो सकेगा। हम कंपैरिजन ऑन द फेस ऑफ इट कर तो देंगे, लेकिन इन्वेस्टर को जिसके लिए हम एनालिसिस कर रहे होंगे ये बता देंगे कि इन परसेंटेजेस में कंपैरिजन में वेरिएशन हो सकती है क्योंकि एस्टिमेट्स या पॉलिसीज में डिफरेंस था। क्या हम एनालिसिस ही नहीं करेंगे? एनालिसिस कर देंगे, लेकिन एनालिसिस करने के बाद बता देंगे कि पॉलिसीज और एस्टिमेट्स डिफरेंट होने की वजह से ये फिगर्स 100% सही कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, अब पढ़े जरा, समझ आ गई मेरी बात? डिफरेंट कंपनीज इन द सिमिलर इंडस्ट्री। अब डेफिनेटली बैंकों को तो कार के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करना ही नहीं, लेकिन सिमिलर इंडस्ट्री में भी डिफरेंट कंपनीज ने अगर डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होगी तो फिगर्स उनकी फिर कंपेरेबल नहीं रहेंगी सही तरह से। तो डिफरेंट कंपनीज इन द may have different policies for recording the same accounting transaction. For example, one company might use reducing balance method, another uses FIFO or weighted average method, cost model और revaluation model. समझ आ गया? इसमें याद करने वाला पहला सेंटेंस अंडरलाइन करा, और बाकी 3 एग्जांपल कौन कौन से दिए उसने? मेथड की बात हुई है, रिड्यूसिंग, स्ट्रेट लाइन, मेथड ऑफ इन्वेंटरी की बात हुई है, FIFO, वेटेड एवरेज, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। चलो आगे। इसी में एक नेक्स्ट लाइन कहता है, दिस मींस दैट कंपेयरिंग द रेशियो रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कंपनीज में लाइक कंपेयरिंग। ये समझ आता है क्या कह रहा है? अगर पॉलिसीज डिफरेंट हो गई तो इन कंपनीज को कंपेयर करना ऐसा ही है जैसे एप्पल्स और ऑरेंजेस को आपस में कंपेयर करके ये कहा जाए कि एप्पल यार लाल है और वो बेचारा पीला है, उसे गरीब ने होना ही नहीं। एप्पल्स को किससे कंपेयर होना चाहिए? और ऑरेंजेस को? तो ये कौन सी कंपनी एप्पल हो जाएगी, कौन सी ऑरेंज हो जाएगी? अगर फाइफो किसने यूज किया हुआ है तो उसे एप्पल कह लें या ऑरेंज कह लें, लेकिन दूसरे को कुछ और ही कहना पड़ेगा। भाई को क्या कहने थे सर, भाई ऐसे ही होते हैं, अच्छा कि उन्होंने कहा है, आपके साथ ऐसा होना चाहिए था। अगर उसने कुछ कम कहा है तो मैं बाकी हिस्सा मैं अदा करूंगा। भाई को कहने थे, भाई ऐसे ही होते हैं, भाइयों को बर्दाश्त करना जिंदगी। यहाँ तक कौन सी 3 हेडिंग्स हो गई हैं? मेरी तरह जरा देख के बताएं। अगर आप भाई से तंग हो रहे हैं तो मेरे पास आ जाएं, भाई का बाकी रोल मैं प्ले करना चाहता हूँ। आ जाओ मेरे भाई, दुनिया ऐसे ही है बेटा, मैंने इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की टाइम पे आया करें, मेरे पास बैठा करें। आप मानते नहीं मेरी बात। कौन सी 3 हेडिंग्स हो गई हैं मेरे भाई? कौन सी 3 हो गई हैं? हिस्टोरिकल, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। कौन सी 3 रह गई हैं? अगली हेडिंग देख के बताएं। नंबर 4 पे है जी बिजनेस कंडीशन। एक कम से कम और जरा डिटेल में करना। बिजनेस कंडीशंस पहले थोड़ा सा पढ़ने में एक्सप्लेन करता हूँ। You need to place ratio analysis in the context of general business environment. For example, concentrate for the
60 days of sales आउटस्टैंडिंग फॉर रिसीवेबल्स तक रुक जाए। क्या मतलब 60 days ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग फॉर रिसीवेबल? डेटा डेज की बात हो रही है, डेटा डेज की बात हो रही है। डेटा डेज बताते क्या है? सेल के बाद रिसीव में कितने दिन लगते हैं? 60 दिन का मतलब अगर आज सेल हुई है तो 60 दिन बाद पैसे मिल रहे हैं। हायर द बेटर, लोअर द बेटर? आइडियल लोअर द बेटर, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन भी ज़हन में रखिएगा कि क्रेडिट पीरियड के साथ साथ देखें इसे। अगर 60 दिन अलाउ किए तो 60वें दिन जरूर पैसे ले लें, 30 दिन अलाउ किए तो 30 दिन में ले लें। अगर लोअर कहेंगे तो उसमें खदशा ये रहता है कि फिर तो कैश सेल होनी चाहिए, चीजें दें पैसे लें, लेकिन कैश सेल में रिस्क क्या है? फिर वो लोग जो कैश पे चीजें नहीं आपकी खरीद सकते वो फिर किसी और से जाकर खरीद लेंगे जो क्रेडिट पे बेच रहा होगा। तो क्रेडिट पे चीजें बेचनी तो पड़ती हैं, लेकिन इंश्योर ये करना होता है कि जितने दिन अलाउ किए हैं उतने दिनों में पैसे फिर कलेक्ट हो जाएं, उससे ज्यादा दिन ना हो। तो 60 डेज मीन्स कि हम सेल के बाद 60 दिनों में पैसे ले रहे हैं। दोबारा फॉर एग्जांपल से शुरू करें। 60 days of sales outstanding for receivable might be considered poor in a period of rapidly growing business environment, but might be excellent during an economic contraction. इकोनॉमी अगर सुकड़ रही है, rapidly growing business environment अंडरलाइन करें कहीं ढूंढ के, economic contraction when customers are in severe financial conditions and unable to pay their, कोरोना के दिन आए थे यार 2020 में शायद। अब 60 डेज में आप पैसे ले रहे हैं, लेकिन कोरोना डेज में जब बिजनेसेस ही बंद हुए थे, अगर उन दिनों में आप 60 दिनों में ले लेते हैं तो शायद ये एक अच्छी परफॉर्मेंस कहलाएगी। लेकिन अगर बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, लोगों के हालात अच्छे हैं, उन दिनों में अगर आप 60 दिनों में पैसे ले रहे हैं और बाकी 30 दिनों में ले लेते हैं, तो यही 60 दिन किस बिजनेस एनवायरनमेंट में अच्छे कंसिडर हो जाएंगे और यही 60 दिन किन बिजनेस एनवायरनमेंट्स में खराब भी कंसिडर हो सकते हैं। नहीं, कोरोना हम रहने देते हैं, यहाँ से पढ़ के। कोरोना तो एक एग्जांपल है। इकोनॉमी अगर सुकड़ रही है, लोगों के पास पैसे देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, और इवन देन आप 60 के दिनों में ले रहे हैं, तो ये शायद आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कंसिडर होगी। लेकिन अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोग जल्दी पैसे देने की भी पोजीशन में है, और बाकी आपके अलावा कंपनीज जो है सेक्टर में वो 30 दिनों में पैसे लेते जा रही हैं और आप 60 दिनों में ले रहे हैं, तो आपकी ये 60 दिनों की परफॉर्मेंस उस बिजनेस एनवायरनमेंट में खराब कंसिडर हो जाएगी जब बिजनेस ग्रो कर रहे थे, और यही 60 दिन आपकी अच्छी परफॉर्मेंस कंसिडर होगी जिन ईयर्स में या जिन मंथ्स में इकोनॉमी ऑफ द कंट्री सुकड़ रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी। तो समझ आती मेरी बात? तो 60 दिन अच्छे हैं या बुरे? ये डिपेंड करेगा, मतलब बात बिल्कुल सही है, 60 दिन अच्छे हैं या बुरे हैं ये डिपेंड करेगा कि किस बिजनेस एनवायरनमेंट में ये 60 दिनों में पैसे लिए गए। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट खराब है तो फिर ये 60 दिन अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, लोग जल्दी से ले रहे हैं और आपसे नहीं लिए जा रहे, 60 दिनों में ही ले रहे हैं, आपको 30 दिनों में 40 दिनों में ले रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस इसका मतलब सही नहीं है। तो 60 दिन अच्छे हैं या बुरे हैं ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल डेटा डे 60 है, तो उसको अच्छा बुरा कहने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि ये किस बिजनेस एनवायरनमेंट में 60 डेज है। अब समझ आता है? पढ़ ले जरा कंटिन्यू। पहला सेंटेंस याद हो जाए, कौन सा वाला? You need to replace ratio analysis in the context of जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अपनी रेशियोज को कंपेयर करना चाहिए। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है, बताएं कैसी? हर रेशियो डिपेंड करेगी। लेट्स अज्यूम आपके सेक्टर में बाकी कंपनीज की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40% है, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे हैं कि 30% तो नॉर्मल होनी चाहिए, तब भी सही नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं और आप 20% कमा रहे हैं, तो शायद उन हालात में 20% कमाना अच्छा भी हो सकता है। तो रेशियो एनालिसिस को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी फाइनली कंपेयर करना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल है प्लीज? जी सर, इस तरह के नहीं, ये 4 जरा डिटेल में, बाकी नाम 6 याद कर लेंगे हम, बाकी उनकी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नाम 6 याद होने चाहिए। कौन कौन सा नाम पढ़ना है? किधर नंबरिंग कर लें, नंबरिंग कर लें, नंबरिंग नंबरिंग भाईजान, नंबरिंग। हिस्टोरिकल नंबर 1 हो गया, नंबर 2 बताएं, नंबर 3,
नंबर 4, नंबर 5, तो नाम काइंडली 6 याद कर रख लें और एक्सप्लेनेशन अगर 4 की भी लिख लें तो मेरा ख्याल है मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये पेज मैं कल जुबानी आपसे सुन सकता हूँ जितना जितना मैंने बताया। इस पेज की हेडिंग बता दें जरा देख के। 1 मिनट, पेज नंबर 85, 185। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। ये इन्फ्लेशन रेट 10% फिक्स क्यों बटा होगा? जो भी इन्फ्लेशन रेट होगा अकॉर्डिंगली होगा। मैं इन्फ्लेशन का रेट 10% पे कैसे फिक्स कर सकता हूँ? इन्फ्लेशन का रेट डिपेंड करेगा कि बिजनेस कंडीशंस पे मुल्क में जो हालात है। ये पेज नंबर 185। नहीं, आप इस साल के कंपैरिजन, इस साल को कंपेयर करें पिछले साल से, तो पिछले साल के मुकाबले में 10% बढ़ा। पिछले साल अगर 7.5 था तो वो उससे पिछले साल से कंपेयर होगा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल इन्फ्लेशन रेट क्या रहा है, यही देखना ना। पिछले साल अगर 7.5% था तो वो तो था। अब पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना है? वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अल्लाह करे कम हो जाए। पिछले साल का नहीं देखना, पिछले साल के मुकाबले में 100 रुपये फर्स्ट करें, पिछले साल में 100 रुपए की चीज मिलती थी तो यकीनन 100 रुपए में कोई इन्फ्लेशन होगी, लेकिन वो किस साल से देखेंगे? उससे पिछले साल 90 रुपए की चीज बिकती थी तो 90 वाली 100 होगी। लेकिन अगर 100 110 हो गए तो आप देखेंगे पिछले साल के मुकाबले में 10% इन्फ्लेशन और बढ़ गई। और अगर आप उससे पिछले साल में देखना चाहते हैं तो उससे पिछले साल वाले को। और अगर फॉर एग्जांपल अब 110 हो गई है और अगले साल 130 हो गई तो आप इस साल देखेंगे, करंट ईयर का कंपैरिजन किसी ईयर से करेंगे, पिछले साल के मुकाबले में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया। और अगर आप ये देखना चाहते हैं पिछले साल में कितना डिक्रीज या इंक्रीज आया था तो उससे पिछला साल देखना, उससे पिछले साल के मुकाबले में पिछला साल कितना इंक्रीज या डिक्रीज था। तो करंट ईयर एंड कंपैरेटिव ईयर, और अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो बेस के लिए कंपैरेटिव ईयर, पिछले साल के मुकाबले में साल कितना चेंज आया। सही जी सर, एक वर्ड लिखा हुआ, हेडिंग लिखी हुई यहाँ पे, विंडो ड्रेसिंग। पेज नंबर कौन सा? विंडो ड्रेसिंग एक टर्म यूज होती है किस केस में? जरा नहीं, मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ सर, पहले मेरे बोल। एक टर्म है अकाउंटेंट्स यूज करते हैं किन हालात में? पढ़े जरा एक सेंटेंस इसके नीचे। वन शुड बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अंडरलाइन करें। पाकिस्तान में तो ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने ग्लोबल किस्म के अकाउंटेंट बनना कि जहां भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपने चले जाना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो दुनिया में अकाउंटेंट्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। उनसे क्या होता है आपको पता होना चाहिए ताकि आप उन्हें पकड़ सकें। ये क्या किए? तो आपको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाएं और वहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर हो रही हो तो आपको उसका भी आइडिया हो। तो वन शुड बी सर लाइक विंडो ड्रेसिंग। अब ये होती क्या, अभी आगे आ जाएगी, ये भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, विंडो ड्रेसिंग व्हाइल इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विंडो ड्रेसिंग इज द अडेप्टेशन ऑफ, अब एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ आ रही है, साथ साथ रहिएगा। विंडो ड्रेसिंग इज द अडेप्टेशन ऑफ द रूल्स and practices to present the financial statements in a way that business situation appears, यहाँ से अंडरलाइन करें, business situation appears better than it actually is। वो प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट की जाती हैं ताकि बिजनेस की सिचुएशन उससे बेहतर दिखाई जा सके जो हकीकत है। इन रूल्स और प्रैक्टिसेस को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब इसका डेफिनेटली ना किसी खिड़की से ताल्लुक है ना ड्रेसिंग से ताल्लुक है, ये टर्म बन गई है। इस टर्म का मीनिंग क्या है? वो प्रैक्टिसेस, रूल्स प्रैक्टिसेस जो इसलिए अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नजर आए उससे जो हकीकत में है। हकीकत कुछ है, दिखाया बड़ा अच्छा जा रहा है, लॉसेस थे लेकिन प्रॉफिट दिखा दिया गया। तो जिन हरकतों से
ये किया जाएगा, उन हरकतों को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। मैं बताता हूँ आपको, आपको पता होना चाहिए ताकि आप विंडो ड्रेसिंग लोगों की पकड़ सकें। लेकिन इससे पहले कि हम उन हरकतों की तरफ जाएं, उन प्रैक्टिसेस को पे पढ़ें, ये विंडो ड्रेसिंग है क्या चीज, पहले ये फाइनल करें। विंडो ड्रेसिंग किसे कहा जा रहा है? उन प्रैक्टिसेस को कहा जा रहा है जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिजनेस की पोजीशन वो नजर आती है, अच्छी नजर आती है उससे जो हकीकत में। मसलन फॉर एग्जांपल 50 मिलियन प्रॉफिट है, एक गलती से जीरो ज्यादा लगा दी, गेम कहां से कहां निकल। सेल लिखते हुए इस साल टैक्स देने का मूड नहीं है, एंड में 2 जीरो खत्म कर दी, गलती से हो जाता है। लेकिन अगर जानबूझ के किया जाए तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। गलती से हो जाएगा तो आइए सेट अप्लाई हो जाएगा, और जानबूझ के अगर कोई करे तो वो विंडो ड्रेसिंग कर रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाना चाहता है, हकीकत के बरक्स दिखाना चाहता है। पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ने में से, विंडो ड्रेसिंग इज द adaptation of what to present financial statement in a way business situation appears better than it actually is। इसको 3 दफा बोलना है सेंटेंस को। इससे होता क्या, दिस मैनिपुलेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मिसलीड द यूजर्स। मकसद इसका ये होता है कि जो यूजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो कन्विंस रहे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, देखो कहीं वो हमारे कंपनी के शेयर्स बेच के किसी और कंपनी में ना जाए। बैंक्स जो हैं वो कन्विंस रहे कि ये पैसे दे देंगे, इन्हें लोन देते रहें देते रहें देते रहें, इनका कोई मसला नहीं। इंटरेस्ट कवर रेशियो को इंप्रूव करके दिखा दिया ताकि लगे कि प्रॉफिटेबिलिटी अवेलेबल है, इंटरेस्ट आराम से दिया जा सकता है। गेयरिंग रेशियो को बढ़ा दिया या कम कर दिया, इस तरह कम कर दिया है कि लगे लोन्स कम है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जांपल्स, some of the ways by which financial statements may be manipulated। manipulated क्या होता है जी, सॉरी, मैनिपुलेट मतलब उसमें गलत चेंजेस करना, चेंज करना, लेकिन इस नीयत से कि वो पिक्चर नजर आए जो हकीकत है, हकीकत के बरक्स मैनिपुलेट, बदल देना। नहीं, पॉजिटिव सेंस में वर्ड है या नेगेटिव सेंस में? ये एग्जांपल्स आ रही है। अच्छा, डेफिनेटली ये एग्जांपल्स इस वक्त लिखी हुई है, सारी आइसोलेशन में नहीं है, मतलब पढ़ते हुए तो एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रैक्टिस से कोई और चीज बढ़ जाएगी तो उसको भी कंट्रोल करने का तरीका है, तो बिल्कुल आपने टेंशन फ्री रहना है। पहला पढ़े क्या लिखा हुआ, लेट्स अज्यूम आपका जो कैश का बैलेंस है, करंट एसेट्स क्या कह लेते हैं, करंट एसेट्स आपके जो है उनमें कैश का बैलेंस बहुत थोड़ा सा नजर आ रहा है, तो आपने ये तरीका अडॉप्ट किया। पढ़े क्या लिखा हुआ, डिलेइंग इन पेइंग सप्लायर, कौन सी एंट्री को डिले कर दिया आपने? ना करें यार, क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट, उससे क्या हुआ, कैश बैलेंस बढ़ाने के लिए आपने ये कर लिया। अब यकीनन आपके जहन में ये फौरन आना चाहिए कि इससे तो सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्रेडिटर्स ज्यादा हो जाएंगे, क्रेडिटर्स ज्यादा होने से करंट लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे, उसका भी कोई ना कोई तरीका इंशाल्लाह पे ढूंढ लेंगे। क्या है पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले पूरे पढ़ लें। तो तरीके ये जो यहाँ लिखे हुए सारे नहीं लिखे हुए, ये सिर्फ एक आइडिया दिया जा रहा है। नंबर 2, यूजिंग लोअर एस्टीमेट फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कंसंट्रेट फुल जरा, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की कोई एंट्री बनाए, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट, अलाउंस पे डेटर से लेस हो जाएगा। अब बैड डेट्स जो है वो प्रॉफिट लॉस में जाने, ज्यादा बैड डेट्स जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ उसने क्या लिखा हुआ है, यूजिंग, यकीनन ये एस्टीमेट किया जाता है 5%, 7%, 10% एस्टीमेट होता है कि कितनी अमाउंट बैड हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका अंदाजा है कि 10% अमाउंट बैड हो जाएगी और आप जानबूझ के 10 की जगह 3% कर दें ताकि कम बैड डेट्स रिकॉर्ड हो और प्रॉफिट जरा ज्यादा ही रहे, तो ये जो आप जानबूझ के 10 से 3 कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, ये जो आप कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, मकसद आपका ये है कि प्रॉफिट जरा ज्यादा नजर आए, ये फिर विंडो ड्रेसिंग कहलाएगी। वंस अगेन प्लीज, ये है एस्टीमेट, लेकिन एस्टीमेट हमेशा बेस्ट होना चाहिए,
अगर 10% लग रहा है कि एस्टिमेट सही है तो उसी की बेस पे काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 10% को सिर्फ इसलिए छोड़ के लो रेट की तरफ आ जाए कि उस 10% यूज करके ज्यादा बैड डेट्स रिकॉर्ड होके प्रॉफिट कम हो जाना है, तो आप उसकी जगह लोअर एस्टिमेट यूज कर रहे हैं ताकि बैड डेट्स कम रहें और अकॉर्डिंगली प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो ये मेल प्रैक्टिस जो है ये विंडो ड्रेसिंग में आ जाएगी। क्लियर है सर? नंबर 3, capitalizing smaller expenditure that would normally be charged to expense to increase reported profits. कैपिटलाइजिंग अंडरलाइन करें। कैपिटलाइजिंग क्या नहीं, स्मॉलर एक्सपेंसेस, सिंपल ये लिखा हुआ। कैपिटलाइज किसे कहते हैं? लेट्स अज्यूम आपने मशीनरी की रिपेयर करवाई है, रिपेयर की एंट्री होगी, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए, लेकिन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैंने क्या किया, रिपेयर को कैपिटलाइज कर दिया, कहाँ की बजाय कहाँ ले गया, एक्सपेंस में लिखने के बजाय एसेट में प्लस कर दिया। इससे क्या होगा, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर डेप्रिशिएट होगा भी तो स्लो 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 करके प्रॉफिट एंड लॉस में। लेट्स से 5 लाख की रिपेयर थी और 10 साल सपोज अगर लाइफ थी, तो एक 5 लाख रुपया किसी एक साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आने की बजाय फिर 50-50 हजार होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कम खर्चे रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक हो गया? तो कौन से खर्चों को जिन्हें प्रॉफिट लॉस में जाना था हमने क्या किया, कैपिटलाइज मीन एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दी, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे प्रॉफिट से एक हद से ज्यादा कम ना हो। कैसा लग रहा है? गलत है, झूठ है, ये सब गलत है। ये आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि आपने करना है, आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन 2 नंबरियां कर रहा है, कैसे कैसे की जाती हैं। लेकिन जब आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे ना तो आपको रब देख रहा होगा, आपको स्टैंडर्ड इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि जब भी कभी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें। हमारा काम ज्यादा प्रॉफिट लाना है, ये काम ये कोई बहस नहीं, हमारा काम ये बिल्कुल नहीं। हमारा काम है जर्नल बनाना, डबल एंट्रीज करना, जर्नल से लेजर्स बनाना, लेजर से ट्रायल बनाना, ट्रायल की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, प्रॉफिट आए या लॉस शेयर होल्डर्स यूजर्स के सामने रखना। ये फैसला उनका है कि प्रॉफिट को ज्यादा प्रॉफिट में, लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारा काम लॉस लाना है या प्रॉफिट लाना है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इसी तरह प्रॉफिट या लॉस लाने हो तो मेरा ख्याल फैक्ट्री करें बंद और कोई एक पेज निकालें, जितने मर्जी प्रॉफिट लाना। प्रॉफिट लॉस लाना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। हमारा काम है कि ईमानदारी से, सच्चाई से, दयानतदारी से जो आ रहा है वो सामने रखें, ईमानदारी से अपना काम करें। हमारा काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, प्रॉफिट जहन में रख के या जो आ रहा है वो दिखा देना, जो आ रहा है वो दिखा देना। लेकिन अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ये कहती है कि इस साल जरा प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है ताकि बैंक्स जो हैं लोन आराम से दे दें, तो फिर ये हरकतें की जाती हैं। आप तो स्ट्रेट अवे कहते हैं भाई मैं नहीं, हु आर यू, मैं सारी जिंदगी 6 साल हो गए, इतनी काउंटिंग मैंने पढ़ी है 6 साल, इस काम की पढ़ी है, मैंने स्टैंडर्ड नहीं पढ़े, आइए 16 अलाउ ही नहीं करता, आपने लट पड़ना, तो आपकी बात नहीं हो रही। लेकिन कोई अगर ये हरकत करे तो आपको पता होना चाहिए इसने क्या हरकत की होगी। सीधी सी बात है, आपने कभी भी कोई झूठ बर्दाश्त किया? मैं अभी थोड़ी देर पहले बार बार हॉरिजॉन्टल को हिस्टोरिकल बोल, हिस्टोरिकल को हॉरिजॉन्टल बोली जा रहा है, अब डिस्टर्ब थी क्या, मजाक कर, जब लिखा हॉरिजॉन्टल हुआ है तो हिस्टोरिकल कैसे पढ़ा जा सकता? और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुधरना पड़ा, आपके इंसिस्ट करने से बार बार मैंने झूठ तर्क किया, अल्लाह का शुक्र है, और हॉरिजॉन्टल था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही रास्ते पे आ गया। बुरा लग रहा था, झूठ आपको जहर लगता है, कभी आप अफोर्ड नहीं करते, आपका दिल मानते नहीं। मैंने स्टोरी से एग्जांपल दी है। तो इसी तरह ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप हमारे जैसे जो पुराने बुजुर्ग हो गए हैं जिन्होंने जुल्म किया इस सोसाइटी में उन्हें पकड़ सके। भाईजान इधर आओ जी सर जी, कौन से 3 तरीके हो गए? डिलेइंग सप्लायर पेमेंट किस लिए भाईजान? ताकि कैश बैलेंस बढ़ाया जा सके, एस्टिमेट्स लोअर कर दिए जाएं, क्यों? प्रॉफिट्स बढ़ाए जा सकें, छोटे खर्चे कैपिटलाइज कर दिए, किसकी बजाय? डेफिनेटली ये वर्ड्स एज इट इज बेटा रट्टा नहीं लग सकते, लेकिन इसका जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है उसको अपने लफ्जों में लिखने की कोशिश हो सकती है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये तो दोबारा ट्राई करें जल्द से जल्द।
थर्ड पॉइंट क्या पड़ा अपने लफ्जों में बताएं, अपने लफ्जों में एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिए। दूसरा ट्राई करें अपने लफ्जों में, अलाउंस का थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया, हालांकि ज्यादा लगता। पहला, कैश पोजीशन बढ़ाने के लिए सप्लायर की पेमेंट डिले करती है। एक और पढ़ के देखते हैं, ऑफर कस्टमर्स एन अर्ली सेल डिस्काउंट thereby accelerating revenue from a future period into the current period। अर्ली सेल डिस्काउंट वर्ड लिखा है, सॉरी अंडरलाइन करें। एक डिस्काउंट वो है जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते रहे, नहीं वो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होती है। एक है अर्ली सेल डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट होती है, लिखा इसके ऊपर वर्ड नेगोशिएशन डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल। याद कराता हूँ जितनी जरूरत है। 2022 में आप हैं, 2022 में आप हैं, आप चाहते हैं 2022 की सेल बढ़ जाए। आपने क्या किया, कस्टमर्स को एक ऐड दिया कि जो कस्टमर्स इसी साल से हमसे चीजें खरीदेंगे उनको हम 20% डिस्काउंट देते हैं। तो क्या ये मेल प्रैक्टिस है? मेल प्रैक्टिस नहीं है अगर ये डिस्काउंट रीजनेबल है, लेकिन जस्ट इसलिए कि अगले सालों में जिन लोगों ने सेल करनी थी उनकी सेल इस साल आ जाए और हमारी सेल बढ़ जाए और बिजनेस का प्रॉफिट चाहे कम हो जाए, सेल बढ़ाने के लिए अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं और एक्सेसिव डिस्काउंट, ताकि अगले सालों की सेल, अगले सालों में जो लोगों ने सेल करनी थी वो इसी साल के अंदर अंदर आ जाए और इस साल की सेल बढ़ जाए, तो जो एक्सेसिव सेल डिस्काउंट दे रहे हैं जिसके रिजल्ट में हो सकता है आपका बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाए और आपके बिजनेस का नुकसान भी हो जाए जस्ट टू इंक्रीज द सेल, ये सिचुएशन सही नहीं। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना। ऑफर कस्टमर एंड अर्ली डिस्काउंट, और अर्ली सेल डिस्काउंट कौन सी? एक्सेसिव सेल डिस्काउंट। यकीनन नॉर्मल डिस्काउंट देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस नीयत से एक्सेसिव डिस्काउंट देना कि अगले सालों में जिन लोगों ने चीजें खरीदनी थी वो इसी साल खरीद लें और आपका बिजनेस इन द लॉन्ग रन खराब हो जाए, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। इस साल अच्छी तस्वीर दिखा दी ताकि लोग इन्वेस्ट कर दें, अगले साल फिर देखी जाएगी जब लॉस होगा। इस साल की सेल किस नीयत से अगर बढ़ा ली, इस साल की सेल इस बढ़ा ली कि लोग इस साल इन्वेस्ट कर दें बड़ी अच्छी तस्वीर देख के, और अगले सालों में जब सेल ऑब्वियसली कम होगी तो फिर अगले सालों में लॉस हो जाएगा, उन बेचारों की इन्वेस्टमेंट इस वजह से खराब हो जाए। तो पूरी तरह साथ बात लिख लीजिएगा, एक्सेसिव डिस्काउंट का मसला है या नॉर्मल डिस्काउंट का इशू है। एक्सेसिव डिस्काउंट किस लिए, सेंटेंस पूरा करो। एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू, समझ आ रहा है? एक्सेलरेटिंग, इंक्रीजिंग रेवेन्यू फ्रॉम द फ्यूचर पीरियड, अगले फ्यूचर पीरियड्स में जो सेल होनी थी उसको करंट ईयर में लाने के लिए एक्सेसिव डिस्काउंट्स दे दी ताकि इस साल के रेवेन्यूज बढ़ जाए और इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाए, और एट द एक्सपेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर लोग इन्वेस्ट कर देंगे और अगले सालों में उन्हें प्रॉफिट की बजाय लॉस नजर आएगा। फिर लेकिन आपको पता ही है कि शेयर होल्डर अगर एक दफा इन्वेस्ट कर दे तो अपने पैसे वापस मांग सकता, वो फिर वाइंडिंग अप पे बेचारा इंतजार करेगा या कोई विलिंग बायर ढूंढेगा स्टॉक एक्सचेंज में जाके, और विलिंग बायर बेचारा कहाँ मिलना है अगर अगले सालों में लॉस नजर आ गया। कुछ क्लियर हुआ सर? एक्सेसिव डिस्काउंट इज इशू या नॉर्मल? एक्सेसिव है, एक्सेसिव। और सेल डिस्काउंट की बात हो रही है, ये सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं है। ये कोई डिफरेंस पता है किसी को? एक होती है सेल के वक्त डिस्काउंट देना, नेगोशिएशन पर ₹1,00,000 की चीज है, आप बहस करते हैं 90,000 करवा लिया आपने, ये सेल डिस्काउंट है। एक होती है कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, आपने 60 दिन अलाउ किए हुए हैं और आपकी ख्वाहिश है जरा पैसे जल्दी मिल जाए, तो जल्दी पैसे लेने के लिए डिस्काउंट होती है, वो सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होती है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। ये कौन सी है? अर्ली सेल डिस्काउंट, जल्दी सेल, नेगोशिएशन डिस्काउंट, जो बार्गेनिंग कहते हैं, बार्गेनिंग वर्ड्स ना, तो ये ट्रेड डिस्काउंट, बार्गेनिंग डिस्काउंट। लगता है ये भी नहीं आपने पीआरसी में पढ़ा, नहीं पढ़ा यार, जाने दें। पीआरसी कहाँ की हुई है आपने? एग्जाम थी यार। लास्ट लाइन से, लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजिंग, ये आप बताएं जी, एक्सप्लेन करते हैं। हायर यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यूज हायर जी, हायर यूजफुल लाइफ, हायर यूजफुल लाइफ। अगर 10 साल लाइफ है तो क्या 10 साल में डेप्रिशिएट करें? लेकिन अगर मैं 10 की जगह 15 ले लूं बेस में, आपको पता है डेप्रिसिएशन पे क्या होगा? कैलकुलेटर पकड़े जरा। सपोज 5 लाख का एसेट है, 5 लाख का एसेट है,
रेजिडुअल वैल्यू सपोज पहले ठहर जरा, रेजिडुअल वैल्यू सपोज 1 लाख थी, 1 लाख थी, पहले सही वाली फिगर्स के साथ करना है, माइनस 1 लाख और डिवाइड बाय 10, आंसर क्या है 40,000 डेप्रिसिएशन, ये सही थी। मैंने क्या किया, दोबारा कैलकुलेटर पे लिखे 50,000, 5 लाख सॉरी 5 लाख कॉस्ट, माइनस मैंने रेजिडुअल वैल्यू कहा यार लाख थोड़ी है, 2 लाख होनी चाहिए, माइनस 2 लाख करें, डिवाइडेड बाय 10 की जगह भी 15 कर लेना। मैंने क्या क्या बढ़ाया, रेजिडुअल वैल्यू भी बढ़ा दी है और यूजफुल लाइफ भी बढ़ा दी है, आंसर बताएं कैसा लगा है? क्या कम करने के लिए क्या क्या कर दिया है? तो क्या रेजिडुअल वैल्यू वही एस्टिमेट करें जो लग रही है, या वो एस्टिमेट करें जो दिल कर रहा है? जो लग रही है वही होनी चाहिए, और यूजफुल लाइफ भी वही होनी चाहिए जो लग रही है, अपने दिल की मर्जी नहीं। केयरफुल एनालिसिस करें, कितने अरसे एसेट यूज हो सकता है वो लाइफ लें, कितने कितने पे बिक सकता है वो रेजिडुअल वैल्यू लें, अपनी मर्जियां बीच में इसलिए शामिल ना करें ताकि डेप्रिसिएशन कम हो जाए, या अगर किसी साल प्रॉफिट कम करने का दिल कर रहा है तो ज्यादा हो जाए, इस तरह की कोई हरकत नहीं है। 4 टिक लगाने मेरे ख्याल याद किए जा सकते हैं, 1 2 3 एंड लास्ट, आप बताएं 4 भी हो सकता है, लेकिन मतलब 3 4 अगर हो गए तो ये डेफिनेटली बेटा सारी प्रैक्टिसेस नहीं बताई गई आपको, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया गया है इन प्रैक्टिसेस से क्या होता है। ये जरा इंग्लिश में पढ़ के मुझे पहली 2 लाइन सुना दो जरा, ना 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 इंग्लिश में जरा पहली 2 लाइन जरा मुझे सुना दो, पढ़ के सुना दे, पढ़ के। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहेगी मेरी बात में। जी शर्मा साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यार, आप नौजवानों के साथ रह के मुझे महसूस हुआ है कि मेरा इस मुल्क में अब सर्वाइवल तभी है जब मैं आप जैसा ईमानदार और नेक आदमी बनूंगा, लेकिन वक्त लग रहा है बहुत ज्यादा खराबी है मेरे में, होप कि आप मेरे में वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। सही कह रहा हूँ सर, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था, मैं इसे भरी दुनिया में से कैसे बाहर जाऊंगा, मुझे 2 नंबर छोड़नी होगी, क्या ख्याल आपका? तो यार मैंने अपने लिए पूछा, मैंने क्या होगा, क्या मुझे 2 नंबरी छोड़नी होगी सर? यस सर, कम ऑन यार, मैं कैसे सरवाइव करूंगा यार इस माशरे में, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं आइसोलेट हो गया, झूठ बर्दाश्त नहीं होता इस नौजवान नस्ल से। क्या फर्क पड़ता है अगर हॉरिजॉन्टल हो या हिस्टोरिकल हो, फर्क पड़ता है सर, दिल ही नहीं मानता। जी भाई ने क्या कहा? सर जी जिस दिन तक आप क्लास में टाइम पे नहीं आएंगे हमारे ताल्लुकात मुसलसल खराब है, ये बात कंफर्म है, पेज नंबर 207 पे आएगा, और वो भी कभी कभी आएंगे और कभी कभी भी आएंगे तो अपनी मर्जी से आएंगे, ये ताल्लुकात बहाल नहीं हो पाएंगे। और मेरे पास माइक है, आपको पता मैंने बोलने नहीं देना, कल से इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जरा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा आपकी बात सब तक आ जाए, कल से चार में, इट्स नेवर टू लेट सर। पेज नंबर 207 पे आ जाए, आपने एसके का बी पार्ट घर जाके पढ़ा है, वो मेरे से जरा कमेंट्स फाइनल करवा लेना। मैंने आपको पिछले कई दिन बिल्कुल तंग नहीं किया रिगार्डिंग टेस्ट, लेकिन कल से काइंडली कल और परसों अपने रेशोस के जरा 2 टेस्ट देने हैं, तो मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ आज जो रिवाइज करने, एक आध नया भी जरा साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आज, लेकिन सबसे पहले एसके फाइनल कर, जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे तो बात सही तरह आगे नहीं बढ़ेगी। सबको मेरा मैसेज सही है? आवाज रास्ते में खराब तो नहीं हुई? जी एसके जरा यार, ऐसा कमेंट्स है पेज नंबर 208 पे, मैं ये अज्यूम कर, बल्कि अपने रजिस्टर का आंसर ढूंढना था, रजिस्टर में रेशियोज की वर्किंग ढूंढना है और मैं जरा इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना है। डिफरेंट सिचुएशंस में आप ये भी बल्कि नोट करें कि डिफरेंट तरीकों से लिखा होता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमारा इनको पढ़ पढ़ के लिख लिख के मकसद ये है कि हम भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वहां से याद आ जाए, वहां से याद आ जाए, कुछ ना कुछ अपने लफ्जों में लिखने की पोजीशन में आ जाए। एज इट इज ना तो ये रट्टा लग सकता है और ना ही जरूरत है, लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है सर, तो आज जरा पढ़े मेरे साथ, किस किस पे कमेंट्स देने थे अकॉर्डिंग टू एसकेस क्वेश्चन? प्रॉफिटेबिलिटी पे था एंड लिक्विडिटी पे था। प्रॉफिटेबिलिटी वाला पैराग्राफ ऐसा शुरू करेंगे,
In 2017, gross profit margin of SKL has reduced from, ढूंढने जरा, सही कर, रजिस्टर साथ रखें, रजिस्टर साथ रखें, आंसर रजिस्टर रजिस्टर, कितना हुआ था और कितना हो गया था, कितना था और कितना हो गया था, बढ़ा था ये कम हुआ था, कम हुआ था. However, gross and net profit amounts, पिछले पेज पर जाएगा, परसेंटेजेस तो कम हुई हैं, लेकिन पिछले पेज पे नए क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट ढूंढने जरा, कितनी कितनी, 90 से 98 हुई है, और नीचे आए 22 से 30 हुई है. ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट की अमाउंट्स तो बढ़ी हैं, लेकिन फिर परसेंटेज कैसे कम होगी. हिम्मत 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 हिम्मत, फार्मूला से मिलाएं. अमाउंट्स तो बढ़ी हैं, प्रॉफिट की अमाउंट्स तो बढ़ी हैं, परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ी. सेल्स की अमाउंट्स भी बढ़ी होंगी. इन अदर वर्ड, सेल शायद ज्यादा अमाउंट से बढ़ी है, बेस ज्यादा अमाउंट से बढ़ी होगी, और प्रॉफिट कम अमाउंट से बढ़ा होगा. असूलन क्या होना चाहिए था, अगर प्रॉफिट्स बढ़े हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़नी नहीं चाहिए थी सर, तो फिर क्यों नहीं बढ़ी होगी. सेल ज्यादा अमाउंट से बढ़ी होगी, इसलिए अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो गई. आए सेंटेंस फाइनल करें दोबारा. In 2017, gross profit margin has reduced from however gross and net profits amounts have increased by, फिगर भी देखना था, 90 से 98 और 22 से 30, 30 मिलियन, 8 मिलियन. पिछला पेज यार, क्वेश्चन पिछले पेज पे होगा, अमाउंट्स पिछले पेज पे. मेनली ड्यू टू, अब ये क्यों हुआ है, मेनली ड्यू टू, रीजंस आ रही हैं. इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ, अब ये साथ ना एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने पिछले पेज के साथ रखे हैं. क्या वॉल्यूम में इजाफा हुआ था, सभी कंसंट्रेट करें, क्या हो गया, इन्वॉल्व नहीं, क्या हो गया, क्या वॉल्यूम में इजाफा हुआ. वॉल्यूम कहाँ है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ है, पिछले सफे पे, पिछला सफा कहाँ है, पिछले सफे पे. 30 से कहाँ तक गए, 30 मिलियन यार. वॉल्यूम, वॉल्यूम बजान, वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम, क्वांटिटी कितने से कितनी हुई, तो क्वांटिटी तो बढ़ी, असूलन सेल भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट 1 पे नीचे है, सेलिंग प्राइस कम की थी हमने, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम तो शायद बढ़ गया, लेकिन सेल प्राइस कम होने से शायद सेल्स की अमाउंट कम हो, ऐसे ही सर. तो पहला पॉइंट क्या लिखा, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम एज रिजल्ट ऑफ 5% डिक्रीज इन सेल प्राइस. This resulted in increase in gross profit by, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ने किया हुआ है, आज जो बात हुई है. कैलकुलेटर पकड़े जरा, क्वेश्चन वाले पेज पे जाए, पेज नंबर 207. ग्रॉस प्रॉफिट का मुझे जरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करवाएंगे जरा, फिगर्स बोले, और जाने दे यार, पहले 90 लेना है. फार्मूला बोले, फार्मूला, करंट ईयर 98, कंपैरेटिव ईयर 90, 98 माइनस 90, बेस में क्या आएगा, 90 इज इक्वल टू क्या होगा, आंसर क्या आया, 8.89% का मतलब बताएं. पिछले साल के मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट 8.89% से बढ़ा है. यही वर्किंग नेक्स्ट पेज पे हुई है, आइंदा देखें सही हुई है. 98 माइनस 90 ब्रैकेट में डिवाइड बाय 90 इंटू 100, पिछले साल के मुकाबले में कितने परसेंट इजाफा हुआ है, लेकिन सेल के मुकाबले में, ऊपर पहली लाइन में जा रहा 30 और 26.42, ये किसके मुकाबले में परसेंटेजेस से, सेल के मुकाबले में तो परसेंटेजेस में कमी आई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, लेकिन शायद उतना इजाफा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल. ठीक है, हजम डन, हजम डन सर. नंबर 2, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग, पैराग्राफ नंबर 2 पढ़े हो फिर 3 शायद, एडिशनल इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ 3 क्वेश्चन में, एक नजर पढ़ के जरा रिवाइज कर लो. करंट ईयर में एक बिल्डिंग खरीदी थी, पिछले सालों में रेंट पे थी, ऐसे था. बिल्डिंग के लेकिन पैसे हमने कहां से अरेंज किए थे, लोन से. बिल्डिंग की फिर लाइफ 40 ईयर्स थी. तो इस सारी स्टोरी को ध्यान में रख के जरा सेकंड सेंटेंस पढ़े, नेक्स्ट पेज पे. एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग साथ साथ में हैज रिजल्टेड इन सेविंग इन रेंट एक्सपेंस
सेविंग इन एक्सपेंसेस, सॉरी दोबारा सेंटेंस, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग हैज रिजल्टेड इन सेविंग इन एक्सपेंसेस, कैसे, एज रेंट सेव्ड, ठहरे वापस पीछे पेज में देखो, रेंट कितना दे रहे थे, 15, रेंट तो सेव हुआ सर, इज हायर देन डेप्रिसिएशन, पिछले पेज वापस जाए, 200 मिलियन की बिल्डिंग थी, 200 मिलियन की बिल्डिंग थी यार, लाइफ क्या थी 40, तो डेप्रिसिएशन कितनी बनी 5, वापस पिछले पेज पे, फाइनेंस कॉस्ट ढूंढे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में, 5 इजाफा हुआ, क्यों हुआ, लोन लेके बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग लेने से डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, बिल्डिंग खरीदी लोन से तो इंटरेस्ट भी बढ़ा, बिल्डिंग कितने से बढ़ी, सॉरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ी 5 से, इंटरेस्ट कितना बढ़ा 5 से, टोटल कितना बढ़ा 10, लेकिन रेंट कितना सेव हुआ 15, तो 5 से नेट एक्सपेंसेस की सेविंग होगी। अपने पूरा करेगा, एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग हैज रिजल्टेड इन सेविंग इन एक्सपेंसेस एज रेंट सेव कितना इज हायर देन डेप्रिसिएशन कितनी, एंड इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट कितनी, क्या क्या बढ़ा, डेप्रिसिएशन भी बढ़ी, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी, लेकिन टोटल 10 से बढ़ा, और रेंट कितना कम हुआ 15 से, तो इससे एक्सपेंसेस फिर अल्टीमेटली बढ़े या कम हुए, एक्सपेंसेस कम हुए, जिससे फिर प्रॉफिटेबिलिटी शायद बढ़ी हुई है। अपनी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दोबारा रजिस्टर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बढ़ी थी या कम हुई थी, कम हुई थी, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ क्यों गई है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो एक्सपेंसेस है उनमें शायद कमी हुई है। एक और चीज अच्छी लिखी हुई है, लास्ट पॉइंट नंबर 4 देखें क्वेश्चन में, 75% of the selling and distribution cost incurred in 2016 was, ये क्या चीज है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, 16 में अगर फिक्स कॉस्ट 75% थी तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रही होगी 17 में भी, ऐसे ही रहा होगा सर, लेकिन अगर आपने सेल ज्यादा कर ली है, सेल अगर ज्यादा हो गई है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा होगी, लेकिन नीचे एक्सपेंसेस अगर सेम रहेंगे तो क्या अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, तो फिक्स कॉस्ट के सेम रहने से लेकिन सेल बढ़ा लेने से अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट इस वजह से भी बढ़ा होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किधर होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के दरमियान, ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ जाए आपका लेकिन नीचे एक्सपेंसेस ना बढ़े तो क्या अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसको जरा ध्यान रख के थर्ड सेंटेंस पढ़ो, since 75% of third sentence answer 75% of the selling and admin expenses were fixed, expenses underline कर line did not increase due to increase in, तो इससे क्या हासिल हुआ आपको, नहीं इससे क्या हासिल हुआ ब्रैकेट में पढ़ा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं, ज्यादा यूनिट्स बना के पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम कर लेना, क्यों कम हो जाती है वो, पेज नंबर 203 निकालो, पेज नंबर 203, पेज नंबर 203 की आखिरी कंक्लूडिंग लाइन पढ़ें, अपने हाथ से लिखी हुई, वॉल्यूम बढ़ा लेना, ऐसे ही है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होता है, ऐसे ही वापस आए, वॉल्यूम बढ़ा हमारा एसके में, लेकिन फिक्स कॉस्ट एज इट इज रही, जिससे अल्टीमेटली हमने प्रॉफिट बढ़ा लिया होगा, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, याद रहेगा प्लीज, मेरी तरफ जरा देख के बताएं अपने वर्ड्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसे कहते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा के पर यूनिट टोटल कॉस्ट कम कर लेना, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। हाँ वो कम हो क्यों जाती है, फिक्स कॉस्ट के पर यूनिट के कम हो जाने से। वाइंड अप कर लें जरा, लिक्विडिटी रेशो में आए, अपनी चेक करें लिक्विडिटी रेशो कौन सी है, लिक्विडिटी रेशो एक ही है, करंट रेशो, ये बढ़ी हुई है कम हुई है, बढ़ी है या कम हुई है, डिक्रीज हुई है, कहां से कहां तक हुई है, क्यों हुई है, जरा ढूंढने जरा, वो कहता है बिकॉज ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडरेट कीजिएगा दोबारा, नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग,
पहला सेंटेंस पढ़े, कैश पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग विच सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करंट एसेट्स। क्वेश्चन में जाए जरा, पॉइंट नंबर 3 में जाए। बिल्डिंग कितने की थी? 200 की। कंसंट्रेट करना जरा, बिल्डिंग 200 की थी। ऊपर जाए डाटा में, लॉन्ग टर्म लोन में कितना इजाफा हुआ? 70। सारा लोन लेके बिल्डिंग नहीं खरीदी थी, क्या कुछ अपना भी कैश गया होगा? तो अपना कैश जाने से, करंट एसेट्स कम होने से, करंट रेशियो वो कहता है कम हो गई होगी। समझ आता है? दूसरा, नेक्स्ट पेज, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर विच डिक्रीज द करंट लायबिलिटीज। ये सेकंड सेंटेंस, पॉइंट नंबर 2 पढ़े क्वेश्चन में, नहीं पॉइंट नंबर 2। 2017 से सप्लायर्स के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, उन्होंने डिमांड किया था प्राइस परसेंटेज बढ़ाएं, प्राइस बढ़ा लें, 4% प्राइस बढ़ा लें, लेकिन फाइनल फैसला क्या हुआ था कि हम जल्दी दे देंगे, पैसे जल्दी दे देंगे। पैसे जल्दी देने से वैसे क्या होगा? लेकिन अगर सर ने सोचा जाए तो एंट्री बताएं, क्रेडिट डेबिट कैश क्रेडिट दोनों तरफ कमी होगी, दोनों तरफ कमी होगी। लेकिन उसने अब जरा वापस सेंटेंस लिखा कैसे? उसे क्या, नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, नेट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड से शायद लायबिलिटी भी कम हुई होगी, लेकिन नेट इफेक्ट हुआ। ऊपर क्या हुआ? कैश कम हुआ, कैश कम होने से करंट एसेट्स कम होने से रेशो कम होगी, लेकिन जल्दी पैसे देने से लायबिलिटी भी कम होने से रेशो बढ़नी चाहिए थी। लेकिन शायद लायबिलिटी जितने से कम हुई है, लायबिलिटी जितने से कम हुई है, बल्कि मैं सही कह रहा हूँ उलट कह रहा हूँ, लायबिलिटी कम होने से क्या होना था? रेशो बढ़नी थी, रेशो बढ़नी थी। और कैश कम होने से, करंट लायबिलिटीज में कमी होने से रेशो ने इंप्रूव होना था, और कैश के कम होने से रेशो ने डिक्रीज होना था। अगर हमारा नेट आंसर है कि डिक्रीज हुआ है, ऐसे ही हमारा नेट आंसर, हमारा नेट आंसर 2.5 से 1.8 चला गया। इट मींस किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और किसका इंपैक्ट ज्यादा है? एसेट खरीदने से जो कैश गया उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, और जो लायबिलिटी सेटल करने से कम लायबिलिटी हुई है उसका इंपैक्ट बेस में कम होगा। वरना बेस में कम होने से क्या होना था? रेशियो ने बढ़ना था। ऊपर फिगर अगर कम हो तो उससे क्या होना था? डिक्रीज होना था। हमारा अगर अल्टीमेट आंसर डिक्रीज हुआ है तो कंक्लूड करें क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट किससे ज्यादा होगा? करंट एसेट्स के कम होने का इफेक्ट करंट लायबिलिटीज के कम होने के इफेक्ट से ज्यादा होगा। आंसर जिस तरह से लिखा है पहले सेंटेंस में कह रहा है द डिक्रीज इन करंट रेशियो फ्रॉम 2.5 टू 1.8 इज द नेट इफेक्ट ऑफ, किसकी वजह से कम हुई होगी और किसकी वजह से बढ़ी होगी? पेमेंट कर देने से कम हुई होगी और लायबिलिटी के कम होने से बढ़ी होगी, लेकिन किसका इंपैक्ट ज्यादा हो गया है? करंट एसेट्स का इंपैक्ट ज्यादा हो गया, इसलिए नेट करके आंसर हमारा डिक्रीज हो गया। आप समझ आता? पढ़े, एक मिनट है। हाँ जी, पार्शली का मतलब है कुछ हिस्सा हमने लोन लिया और कुछ हिस्सा हमने पैसे दिए। पार्टली, पार्शली हमने लोन से पैसे दिए। नहीं, पार्शली का मतलब 50% नहीं होता है, हिस्सा। पार्शल, सम पार्ट, कुछ हिस्सा। पार्शल का मतलब हाफ होता है, मेरा ख्याल है कुछ हिस्सा होगा। तब उसे ये नहीं बताया, लग रहा है ऊपर लोन से लग रहा है कि शायद 70 मिलियन जो है वो लोन के पैसों से हुआ और बाकी अब फिर कैश के पैसों से हुआ। लेकिन पार्टली डजंट मींस, पार्शली डजंट मींस कि हाफ हाफ है, पार्शली मींस कुछ हिस्सा है। आज सर इस तरह करें, ये जो 3 क्वेश्चंस है एसके से पीछे जाएगा, बूम, कीबोर्ड और एसके, इनको रिवाइज करके बस एक टेस्ट दे दें, क्या ख्याल है? लेकिन अभी 1-2 दिन आपने फर्दर मेरे साथ एक दो क्वेश्चंस अभी और भी करने, लेकिन अब मेरा ख्याल है आप इंडिविजुअली जरा प्रैक्टिस की तरफ आ जाओ। कौन से 3 क्वेश्चंस की बेस पे कह रहा हूँ? पेज नंबर बता दें जरा, पेज नंबर बता दें। 201 से लेके 207 तक, ठीक है? सही तरह दोबारा रिवाइज करें। बेहतर यही रहेगा
कि बूम लिमिटेड या एसके में से किसी एक सवाल की इंटरप्रिटेशन को फाइनली हाथ से लिखा जाए, या तो माशाल्लाह आपने बार बार कर लिया, तो इंडिविजुअली जरा लिख के भी कोशिश की जाए। जो क्वेश्चन होगा वो भी मिक्स होगा, रेशोज की कैलकुलेशन के साथ साथ कुछ इंटरप्रिटेशन भी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम नहीं है, काइंडली सही तरह वाइंड अप करें आप। अल्लाह हाफिज़। वो बात कर लेंगे जब भाई इंशाल्लाह कर लेंगे। ये करंट का हमारा ये क्या 15 मिलियन नहीं सर 15 देखिए 15 मिलियन हमारा अभी का प्रॉफिट है और जो प्रीवियस का था वो 20 मिलियन लॉस नेगेटिव हो रहा है परसेंटेज का, तो सर ये माइनस ये वाला नेगेटिव हो रहा है इनटू 100 ये मल्टीप्लाई 100 करते हैं माइनस 175 सही है, लॉस नेगेटिव नहीं है बेटा, प्लस हो जाना, ये भी माइनस है। 1.75 जी मल्टीप्लाई 100 पिछले साल के लॉस के मुकाबले में इस साल प्रॉफिट 15% से बढ़ गई। करना ये कर लीजिएगा, अगर ये रह गया तो कल कर लेंगे, मुझे याद करवा दीजिएगा। आज उनको प्रायोरिटी रखने को कल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल होगा। उसके